पॉलिटिक्स। व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली? आप एक पढ़े लिखे होते हो, राहुल गांधी, आप 20 स्कूल्स में जाते हो, बाहर जाके लोगों से मिलते हो, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, बहुत अच्छे स्विमर हो, आप वर्कआउट में इतने अच्छे हो, यार इसका मतलब दिमाग की कोई कमी नहीं है। पर्सनली मैं बताऊं, बंदा इंटेलिजेंट है, जिस घर से आता है, ठीक है, डीएनए के अंदर इंटेलिजेंस झलक रहा है, बट खाली ये नहीं होता ना, इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ठीक है, पीएम मोदी जब आए पावर में, वो 3 टर्म अपना एज ए चीफ मिनिस्टर रहकर आए। यार आपको चाहिए था, आप पहले एक बार कांग्रेस के नाते दिल्ली या किसी एक स्टेट के आप सीएम तो बनकर आते। हाय गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी इंसान ने भगवान को देखा है, बहुत अच्छी अपनी लाइफ के अंदर सुपरनैचुरल चीजों को फील करा है, आप बिलीव करोगे कि भगवान ने किसने भगवान को देखा हो या कुछ चीजें फील करी हो, कोई विश करी हो, फटाफट से पूरी हो गई हो? कुछ लोग बिलीव करेंगे, कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बट मैंने एक ऐसे इंसान के साथ मीटिंग करी कि मैंने जब उनके बारे में जाना है, उन्होंने कुछ बताया, तो आई एम टोटली सरप्राइज्ड। मिल बात हो कि एक ऐसे इंसान से जिन्होंने क्या क्या देखा और फील करा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो गाइस, मेरा नाम है मोक्ष, स्वागत है आपका यूसी आज के अंदर। मिलते हैं अक्षय कुमार से। हाय अक्षय। हाय हाय मोक्ष, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, वेरी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। फाइनली आपके पास टाइम निकला आने के लिए। निकालना पड़ा, आपने नीड थी प्यार से मुझे। जो बुलाया था। मैंने प्यार से बुलाया था। मैं क्यूरियोसिटी खूब बहुत ज्यादा जानने में से रहा नहीं जा रहा। आपने भगवान को देखा, आपने सुपरनैचुरल चीजें फील करी, आपने जो चाहा वो फटाफट से मिल गया। मैं पहले इस पे जानना चाहूंगा कि क्या है आपका एक्सपीरियंस? इनिशियली जिंदगी में देखा हूँ, जब मैं एक टीनेज ग्रुप में था, जब मैं टीनेज में था, तो पाठ पूजा में नहीं था। जैसे मेरे हिसाब से आज की जनरेशन में ज्यादातर बच्चे भी नहीं होते हैं। तो अब जब वो चीज देखा है कि हम अपनी मस्ती में जी रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, लाइफ इज गुड गोइंग, यार दोस्त, खाना पीना, एंजॉय, सब चीज चल रही है। बट लाइफ में मेरी जिंदगी में क्यूरियोसिटी थी। तो मैं 17-18 ईयर्स का था जब सबसे पहले मैं वैष्णो देवी गया। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसमें मैं खुद अपने आप में ही शॉक था कि अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे तो इतना समझ में आया, फैमिली के साथ वैष्णो देवी जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, और मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लाखों के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, पब्लिक जा रही है, आ रही है, और क्यों मान्यता है इतनी, क्या है, ठीक है, पिंडी रूप में लोग पूज रहे हैं, क्या सच में कुछ है, मतलब उन पत्थरों में जान है, दुर्गा माता बसती हैं? तो ऐसा एक ख्याल मेरे दिमाग में उस टाइम चलते हुए आया, और मैंने एक बैग टांगा हुआ था, उसमें एक पानी की बोतल थी बिस्लरी की, और वो झूठी थी, मैंने पी रखी थी। और वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बस ऐसे एक पागलपन सा फिर थॉट आया कि ठीक है, माता रानी अगर आप सच में हो, इन पिंडियों में जान है, दुनिया जाती है, उनकी कितनी मनोकामना पूरी होती है, तो कुछ ऐसा चमत्कार हो कि मेरे बैग में जो पड़ी हुई बॉटल है, ठीक है, ये निकली जाए, निकालो, और इसमें से वो पानी पियो जो मेरा झूठा है। ठीक है, बहुत पागलपन सा था ये। और उसी के थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, एक लड़का मेरे पीछे से दौड़ता हुआ आता है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और वो बहुत हाँफ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, और उसने बोला, भैया सुनिए। हाँ जी, क्या हुआ? मैं बहुत सांस चढ़ रहा है ना, अब सांस नहीं आ रहा, दिक्कत है, मैं पानी पी लूँ? तो मैंने बोला, मैंने कि झूठा है। तो उसने बोला, कोई बात नहीं, मुझे आप दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, पी लो। तो उसने वो पानी पिया और वहां से वो चला गया। उसके बाद पूरे ट्रैक पे मुझे दिखा नहीं। हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये कोइंसिडेंस तभी क्यों हुआ जब मेरे दिमाग में थॉट आया, और थॉट आने के बाद तुरंत बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। तो ये चीज मैं आज तक कभी भूल नहीं पाया। ये एक बहुत बड़ा मिराकुलस पावर था। फिर मैंने ये किस्सा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपनी फैमिली में मदर फादर सबको बताया। तो मेरी जो मदर है या जो नानके हैं, ये सारे बहुत ज्यादा फर्म बिलीवर है दुर्गा माता के। इनको हमारे घर में कुल देवी भी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं, तुम्हें नहीं बता दी, तुमने एक मतलब इनोसेंट बिहेवियर की तरह तुमने बोल दिया, और भगवान ने फिर बोला कोई बात बेटा, तुमको हम दिखाते हैं कि ये चीज है। तो एक तो इंस्टेंस मेरे साथ ये होता है। ओके। दूसरा इंस्टेंस मेरे साथ होता है वृंदावन में। क्या, अब यहाँ पे थोड़ी सी मेच्योरिटी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को लेकर गया वृंदावन। अब वहाँ पे भी सेम थॉट आया, चलते चलते, वहाँ की मार्केट है दोनों तरफ, वहाँ पे अपना जो मिठाई वगैरह मिलती है, चीज़ें वगैरह। तो गर्मियों के जून जुलाई का टाइम है और बहुत गर्मी है। ठीक है, हम चल रहे हैं और चलते चलते मत्था टेकने के बाद बाहर आए, फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, करोड़ों के लोग आते हैं, लाखों लोग मानते हैं, एड़ियाँ रगड़ते हैं, ठीक है, बांके बिहारी जी की सुनते हैं, कहते हैं, मांगते हैं, रोते हैं,
तो क्या सचमुच है आज भी वृंदावन ब्रिज भूमि पे कृष्ण जी का उतना वास, उतना असर है क्या? वो आज भी वहां पे रहते हैं? तो मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए, कुछ आप कराओ, फील कराओ मुझे कि मुझे अपने होने का आभास दो। ठीक है, फिर दिमागी फितूर था। और इतने में क्या होता है, पीछे से एक रिक्शा वाला आता है। वहां पे नॉर्मली आमतौर पे जितने भी रिक्शे वाले आते हैं ना, वो चिल्लाते हुए आते हैं, वो घंटी नहीं मारते हैं, वो राधे राधे करके आपको डिनोट करते हैं साइड होने के लिए। ओके। अब पीछे से एक रिक्शा वाला आता है और वो बिजी रोड है, वो 12 महीने बिजी रहती है। अब होता क्या है कि वो रिक्शा वाला पीछे से आता है बिना कुछ चिल्लाए, और वो एकदम से मेरा यूं हाथ पकड़ता है। और वैसे वो हाथ पकड़ता है, वो हाथ इतना ठंडा था, जून जुलाई की गर्मी में जहाँ पे पसीने आ रहे हैं, हमने पानी की बोतलें पी पी के ना पेट भरा हुआ है, और उस जून जुलाई की गर्मी में उस बंदे का हाथ इतना ठंडा, इतना ठंडा हाथ, जैसे कहीं वो बर्फ में हाथ दबाकर फिर मेरे को उसने टच किया। और वो बंदा आगे जाता है, आगे जाके पीछे देख मुड़ता है, और मुड़ने के बाद वो इतनी ब्राइट स्माइल देता है। और मैं मेरी वाइफ से बात करते करते एकदम से रुक जाता हूँ, और मैं देखते देखते बस शॉक्ड हो जाता हूँ, और वो चला जाता है। अब अगेन कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन कोइंसिडेंस हमेशा तभी की होते हैं जब मैं बोलता हूँ, जब मैं मांगता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि वो ना। मेरी वाइफ कह रही क्या हुआ? मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसे से अभी ना दिमाग में तुमसे बात करते हुए बात बोली कि कृष्ण भगवान आपका यहाँ पे वास है, तो थोड़ा आप कहो। तो मुझे शौक, इतना ठंडा, तो मैंने हाथ झटक का भी था, जोर से हाथ एकदम झटक से। दिया था, क्योंकि मुझे इतना ठंडा हाथ लगा, जैसे कोई ठंड में जैसे आपका हाथ टच कर रहा है और पीछे रहो यार। हाँ। तो ये चीज हो जाती है। ये चीज मेरे पास जून जुलाई के महीने में हो रही है। तो मेरा दूसरा इंस्टेंस हुआ। जिंदगी में मेरा तीसरा इंस्टेंस हुआ कि मेरी मदर बीमार हो गई, और उनका एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। वहां तक आते आते मेरा बहुत अच्छा एक फेथ बन चुका था भगवान के अंदर कि नहीं, क्योंकि ये 2 इंस्टेंस हुए, ऐसे छोटे छोटे कई भी हो चुके थे। तो जरूरी नहीं, मेरा मानना ये हो गया था कि मैं मंदिर में जाऊं, दिया जलाऊं, कोई पाठ करूं, कोई व्रत होम हवन करूं तो ही भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं, ऐसा थॉट नहीं था, मॉडर्न जमाने का था। ठीक है, टिक के बैठा नहीं जाता, टिक के वो आरती पाठ पूजा दिया होम हवन ये नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना पता है दुनिया में जितने धर्म है कि भाई कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो हमारी बातों को सुन रही है। ठीक है, हमारी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रही है। सृष्टि चालक कोई ना कोई तो है। अब चाहे अल्लाह के रूप में ले लो, चाहे वाहिगुरु के रूप में ले लो, चाहे जीसस क्राइस्ट के रूप में ले लो, या भगवान के रूप में ले लो, सभी हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही सुप्रीम पावर है जो सबको चला रही है। तो ये चीज अब हुई। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे अंदर एक फेथ तो जन्म ले चुका था। ओके। अब मदर के साथ एक इंस्टेंस होता है। अब सबकी जिंदगी में जो मदर है, मदर एक ऐसा क्रूशियल रोल होता है कि अगर उनको कुछ हुआ, हम अपनी जिद में चाहे 10 दिन के लिए छोड़ के चले जाए ट्रिप पे, दैट्स अ पार्ट, लेकिन जब होता है ना मदर को कुछ हो गया या उनकी जिंदगी पे बन के आ रही है, तब अंदर से एक कसक आती है कि भाई नहीं, अब अपनी जिंदगी भी छूट रही है उनके साथ। तो ऐसा उनका लिवर का इशू होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इस ड्यूरेशन में उनकी बॉडी कुछ ऐसा रिएक्ट करती है कि वो उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। अब वो वेंटिलेटर पे चले गए। नॉर्मली एक दिमाग में थॉट था कि अगर कोई बंदा वेंटिलेटर पे चला जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वापस नहीं आता है। अब दिमाग को प्रिपेयर करना शुरू किया, पता नहीं वो आते हैं नहीं आते हैं वापस। मेरी उनसे बात हो रही थी, कल तक तो सब अच्छा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये एक सच्चाई है, जीना मरना मृत्यु जन्म। तो दिल ने मान लिया, चलो अब जो होगा भगवान का नाम लेके एक्सेप्टेड है। ठीक है, बट मैं प्रिपेयर नहीं था मुझे मदर के लिए कुछ हो। मेरी मदर अभी हैं, ये मैं बताऊं। तो अब उस टाइम क्या हुआ, 24 घंटे के बाद ही उनको होश आ जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाती है। अब क्या हुआ, पहली चीज तो यही थी कि मैंने जैसे वहां पे भगवान को रात को ही बोला था कि चलो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपने जो जिंदगी में देना होगा ना आप देना, लेकिन मुझे इतनी ताकत दे देना कि मैं इस चीज से ओवरकम कर पाऊं। क्योंकि ये बहुत इजी एक्सेप्टेबल चीज नहीं होती है। पता है हम सबको जीवन मृत्यु का जो खेल है, हम सब जानते हैं इसको, लेकिन अब अपने के ऊपर आती है तो एक्सेप्टेंस खत्म हो जाता है। हाँ। दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो मैंने बस अपनी विल पावर मांगी और मैंने कहा जो आप भला है, जो आप जानते हो, जो भी जिस रूप में भी हो आप देखो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आईसीयू में मिलने के लिए गया, उनका वेंटिलेटर उतर चुका था, वो सिर्फ ऑक्सीजन बाईपैप पे थी। डॉक्टर ने बोला कि ये तो इट्स अ मिरेकल। ने क्यों, क्या हो गया? कहते जिनका लिवर वीक होता है ना, और उस ऐसे केस में अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उनको 72 घंटे से पहले होश नहीं आता। आज तक की हिस्ट्री में हमारा कभी नहीं हुआ। और नॉर्मली आपकी मदर जिस तरीके से वो वीक है, उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कि चीजों में, तो 72 घंटे हमको तो लगा था 5-6 दिन तक ये वेंटिलेटर से बाहर नहीं आने वाली है। और ये एग्जैक्ट 24 घंटे के अंदर अंदर ये वेंटिलेटर से बाहर आ गई। और ऐसा क्यों हुआ हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और उनकी रिकवरी बहुत अच्छे मोड पे चल रही थी। चलो वो नॉर्मल रूम में आ गई। ठीक है, नॉर्मल रूम से उनका डिस्चार्ज हो गया। प्रॉब्लम ये होगी इनकी जो
ऑक्सीजन थी वो स्टेबलाइज नहीं हो रही थी, तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पे लाके उनको लगाने पड़े। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब वो घर में आए तो मैं रोज का एक ऑक्सीजन सिलेंडर सुबह भरवा के लेकर आ रहा हूँ। तो 2 थे, एक उनको लगा रहता था, एक एडिशनल रहता था। मैं रोज सुबह एक भरवा के ला रहा हूँ, एक लगा हुआ, एक भरवा के ला रहा हूँ, एक लगा हुआ। ये 1 वीक तक एक सिलसिला चला। 1 वीक तक चला, पर मेरे दिमाग में थॉट आया, ये कब तक चलेगा ऐसे, सारी जिंदगी तो नहीं चल सकती है। तो अब मैं ढोलक वहां के पास एक मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, हाँ जी। मैं वहां जाता हूँ। वहां की कई विशेष मेरी पूरी हुई हैं, अगेन फेथ, ठीक है। मैं वहां पे अक्सर जो बोलता हूँ वो चीजें कई बार मेरी पूरी होती हैं। तो वहां मैं गया, एक भरा हुआ स्टील सिलेंडर जो मुझे अब घर लेकर जाना था और वो चेंज होकर मम्मा को लगाना था, वो गाड़ी में पड़ा है। मैं मत्था टेकने गया और मैंने वहां पे जाके अगेन हमेशा की तरह एक रैंडम थॉट वहां पे छोड़ी कि आप कुछ ऐसा चमत्कार करो, ये जो भरा हुआ सिलेंडर गाड़ी में पड़ा है, ठीक है, ये भरा का भरा सिलेंडर, ठीक है, बंद का बंद घाटे में चला जाए लेकिन मम्मी को ना लगे, और मम्मी उनके बिना ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। उनका ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो सिलेंडर के बिना वो खुद से ही नेचुरलाइज हो जाए, जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है। ठीक है, वो संडे का दिन था, क्योंकि संडे को ही मैं जाता था। तो मैं शाम तक घर पहुंचा मत्था टेकने के बाद, और हम लोग अक्सर दिन में तो कम लगाते थे सिलेंडर, क्योंकि रात में सोना होता है, तो सो तो इंसान की सैचुरेशन लो कर जाती है, तो रात के टाइम ही नॉर्मली लगाते थे। रात का जब सिलेंडर लगाने का टाइम आया तो मैंने मम्मी की सैचुरेशन चेक करी, उस टाइम 92 आ रही थी, तो हमें लगाना होता था 89 से बिलो पे। तो जब 92 आ रही थी तो मैंने मम्मा बोला आपको कुछ सफोकेशन कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक फील कर रही हूँ। तो मैंने वो सिलेंडर नहीं लगाया, वो पुराना खत्म हो चुका था, नया ही लगाना था। फिर उसके बाद मैंने 12-1 बजे चेक किया तो सैचुरेशन तो भी उनकी 91 थी। 3-4 बजे तक मैं सारी रात जागा, पूरी सारी रात 6 बजे तक मैं जागा, और हर एक घंटे बाद उनकी उंगली पे वो सैचुरेशन मॉनिटर लगाता था कि अगर कहीं भी उनकी सैचुरेशन कोलैप्स करे तो फटाफट लगा दो। तो वो सारी रात में सोया नहीं, 4-5 बजे तक भी उनकी सैचुरेशन 90 से बिलो गई नहीं। ठीक है, सुबह हो गई, 7 बजे वो उठ गई, ठीक है, तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा नहीं। पूरा दिन भी निकला, फिर अगला दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वो धीरे धीरे अगले 5 दिन में इंडिपेंडेंट हो गई, और वो भरा हुआ सिलेंडर सील्ड बंद उनके कमरे में उनके सिरहाने के पास पड़ा है। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में उनकी सैचुरेशन 94, 95, 96 तक धीरे धीरे ऑटो इंप्रूव होने लगी। ठीक है, अगला संडे चढ़ा, फिर मैं निकला बाबा जी के मंदिर के लिए। अब मैंने ये सोचा कि सिलेंडर को लेता हूँ, गाड़ी में डालता हूँ, मैं वापस करके आता हूँ, अब वो सिलेंडर के बिना चल सकते हैं। तो मैं दुकान पे गया जिससे लिया, उस दुकान बोला भाई अब ये नहीं चाहिए, सील्ड बंद है, जो भी हिसाब किताब है कर दो। उस बंदे ने बोला भैया देखो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो वापस हो जाएगी, जो आपका ऑक्सीजन का जो अमाउंट आपने पे किया वो नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे यूज करो ना करो, एक बार दे दिया तो वो नहीं होता। तो मैंने कहा चल यार, हालांकि 300-400 रुपए की बात थी ना, चल कोई बात नहीं। वहां से निकलते मेरे दिमाग में एक थॉट आया, सिलेंडर लगा नहीं जो मैंने बोला था, बंद का बंद सिलेंडर वापस आ जाए जो मैंने बोला था, चाहे घाटे में चला जाए, घाटे में चला गया। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी जो मैंने अपनी ही लाइफ मैंने कई लोगों को होते नहीं देखी। ठीक है, ऐसे कई किस्से हैं। फिर टाइम के साथ साथ मैं आगे बढ़ा। अब एक और चीज हुई मेरे साथ एग्जैक्ट 4-5 महीने पहले। एक थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, बिजनेस में हूँ, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक डाउनफॉल आया, कई डाउनफॉल आया, इतना आया कि मेरी कुछ गाड़ी की ईएमआई चल रही है या कुछ और क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स है, चीजें हैं, वो ड्यू होती चली गई। पीछे से जो पेमेंट आनी थी वो नहीं आई, और मुझे बहुत ज्यादा डर था कि मुझे ना क्रेडिट स्कोर खराब करने से बड़ा डर लगता है कि मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, उसको क्यों खराब करना है। वो जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैं ना मतलब किसी का कोई फ्रॉड चीटिंग करूं। तो फिर मैं अपने घर की छत पे गया, मैंने ना भगवान क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कुछ है या तो मुझे आप हिंट दे दो कि मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ, और नहीं या तो मेरी हेल्प कर दो। 31 तारीख लास्ट डेट थी, 1 तारीख से वो पेनल्टी का सिलसिला शुरू हो जाता और सारे कार्ड्स ब्लॉक हो जाते और क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता। और मेरी जो एक पेमेंट थी, काफी अच्छी खासी मोटी पेमेंट थी, 31 तारीख की रात को 9 बजे वो पेमेंट ट्रांसफर होती है, और उसी टाइम सारी पेमेंट चेक के बाद कट 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 कटनी शुरू हो जाती है। और वो देखो कि इंस्टेंट रात के 9 बजे हुई और अगला दिन नहीं टपा, अगला दिन टप जाता तो सब खत्म हो जाता सिर्फ कुछ घंटों से पहले। और मैं बोलकर आया, तो ये मैं बोलकर हालांकि 1-2 दिन पहले आया था, ठीक है, और 31 तारीख तक ये चीजें डन हो गई। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि जिंदगी में कुछ मिराकुलस पावर्स हैं
ठीक है, आप किस तरीके से देखते हो, आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, क्या होता है। इवन मेरे सपने भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। मैंने आज से बहुत साल पहले, तब तो मैं स्कूल में था, 8-9 क्लास में था, तो मैंने एक सपना देखा कि मैं अपनी मदर के साथ एक बहुत बड़ी ऐसे पहाड़ की गुफा में जा रहा हूँ। उसके बाहर त्रिशूल लगे हुए हैं, बहुत सारे त्रिशूल पे लाल रंग की चुन्नियां बंधी हुई हैं। मुझे पता नहीं था कौन है, क्या जगह है, जैसे एक सपना आया, सपने की तरह मैंने इग्नोर किया। चलो ठीक है, मैं और मेरी मदर साथ में, और भी लोग हैं, ठीक है, चला गया। उसके थोड़े टाइम के बाद एक मम्मा की किट्टी पार्टी थी, ठीक है, हम स्कूल से आए, मम्मा ने कहा तो वहीं पे आ जाना, खाना वहीं खा लेना। वहां गए, तो वहां पे जिन आंटी के घर में गए, उन आंटी के घर पे ना किचन में एक कैलेंडर लगा हुआ था। मैंने कहा आंटी कैलेंडर क्या है? तो बेटा ये अमरनाथ गुफा है। मैं कहा अच्छा, ये कहाँ पर है? बेटा ऐसे ऐसे पहाड़ों पे, ये वो ऐसा। उन्हें डिस्क्रिप्शन दिया। तो उन्होंने, बेटा क्या वो तुम परेशान क्यों? मैं आज तक अमरनाथ कभी गया ही नहीं, इस जन्म में तो नहीं गया अभी तक, ठीक है, अभी तक भगवान ने, बाबा जी ने मुझे बुलाया नहीं, ठीक है। और और तब तक वो एज ऐसी थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या धाम यात्रा होती है, क्या अमरनाथ का है। तो वो आंटी ने पूछा बेटा क्या हो गया, क्यों एकदम तुम ऐसा शौक क्यों हुए? मैंने कहा आंटी एक्चुअली ये जो आप गुफा बता रहे हो ना, ये वही गुफा है जहाँ पे मेरी मदर के साथ, मैंने अपनी मम्मी के साथ वो सपना देखा कि उस गुफा के बाहर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे वो बाबा बर्फानी बनते हैं। उन गुफा के बाहर मैं खड़ा हूँ, और वहाँ पे त्रिशूल लाइन से लगे हुए हैं। आप फोटो में भी देखेंगे, लाइन से त्रिशूल लगे हैं, ठीक है। और वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पहाड़ की बहुत बड़ी सी गुफा है, और वहां पे मैंने उनको देखा था अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, जबकि मैंने जिंदगी में ना टीवी में कभी देखा ना सुना, मुझे पता भी नहीं था उस टाइम, एज इतनी छोटी थी कि अमरनाथ करके कोई गुफा भी है, लोग तीर्थ यात्रा के लिए वहां जाते हैं, ये होता है। एक तो ये चीज हुई। एक सपना और आता है मेरे को कि एक पहाड़ के ऊपर कोई महल है, ठीक है। और महल के अंदर ना एक ऐसी बैल्कनी सी है, बहुत ओपन एरिया ग्राउंड है, और उसका जो फ्लोर है ना वो चेस बोर्ड की तरह है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। और वहां पे ना बहुत सारे पिलर्स लगे हैं, पिलर्स के ऊपर मूर्तियां लगी हैं, गाय की, क्रोकोडाइल की, अलग अलग जानवरों की। और वहां पे मैं गया, तो वहां पे ना अचानक से ना बांसुरी की आवाज आने लगती है, और बहुत लाउड टोन में बांसुरी, जैसे कृष्ण भगवान की, वो बज रही है। और हवाएं चलने लगी, ठंडी हवा आ रही है। और लेफ्ट हैंड साइड से ना एक, जैसे क्योंकि वो हाइट पे था, तो वैसे जो लेफ्ट हैंड साइड से एक बादलों से बनी हुई दुर्गा माता की एक मूर्ति प्रकट हुई, जो सीमेंट के कलर की, ग्रे कलर की, ऐसे वो निकल रही है। ये सब सपना चल रहा है। उसके बाद अब मैंने कहा चलो ठीक है, नॉर्मल सपना है, ठीक है। टाइम बीतता कई सालों के बाद ये सोशल मीडिया आ गया, रील्स का ट्रेंड चला। अब जब रील्स का ट्रेंड चला, एक रील आती है जिसमें लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जिस जगह पे नाच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही जगह है तो मैंने सपने में देखी थी। अच्छा। मैंने कमेंट्स में ढूंढना शुरू किया कौन सी जगह है, तो पता चला है राधा रानी मंदिर है, बरसाना का, जिसको लाडली जी मंदिर बोलते हैं, बरसाना का। तो ये बरसाना का जो राधा रानी का मंदिर है, उसका जो फ्लोर है वो चेस के फॉर्म में है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, और वो हाइट में बना हुआ, और वहां से आपको पूरा बरसाना दिखता है। और जब मैं वहां पर गया, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, वहां पे वो मूर्तियां भी हैं, और वहां पे वो एनवायरनमेंट भी है। वहां पे हवाएं चलती रहती हैं, गर्मी में भी ठंडी हवा चलती है। और वहां से वो डायरेक्शन भी मुझे दिखी जहाँ से दुर्गा माता की ऐसे मूर्ति निकली थी। और यहाँ पे अभी तक मैं कभी गया नहीं था जब मुझे सपना आया, और तब तो मुझे पता भी नहीं था कि बरसाना में राधा रानी का मंदिर ऐसा दिखता है। अब ये सारी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में होती हैं, घटित होती हैं। अब ये पिछले जन्म का है, इस जन्म का है, ठीक है, क्या प्रोफेशन है, क्या पढ़ाई है, मुझे नहीं पता, बट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैंने देखी है। एक आखिरी और बताता हूँ, है तो कई सारी चीजें हैं मेरी जिंदगी में, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आखिरी में ये बताता हूँ कि एक रिसेंटली मेरे को सपना आता है कि एक विष्णु भगवान की ज्यादातर जो आप मूर्ति देखेंगे वो ब्लू कलर शेड में होती है, जिसको सांवला रंग नॉर्मली बोलते हैं। तो एक मंदिर था जिसमें मैं जाता हूँ, और वो मंदिर में थोड़ा सा अंधेरा है, ठीक है, और वहां पर बहुत बड़ी विष्णु भगवान की मूर्ति है। अब नॉर्मली जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, मूर्ति को अगर हम समझे तो नॉर्मली किसी ना किसी पत्थर की होती है, राइट, या किसी ऐसे ही मेटल की ले लो, पत्थर की ले लो, मतलब ठोस पदार्थ होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि मैं उस मंदिर में जाता हूँ, जाके वहां पे मत्था टेकता हूँ, और मैं बड़ा खुश होता हूँ यार, ठीक है ये। अब जैसे ही मैं विष्णु भगवान के पैरों को ऐसे स्पर्श करता हूँ, वो पैर ना पत्थर के नहीं होते हैं, रियल हो जाते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे हम इंसानों के पैर होते हैं, मांस हड्डी वाले। ओह। मैं पैरों को छू रहा हूँ, और मैं खुद मतलब सपने के अंदर कह रहा हूँ ये क्या है, और वो ब्लू कलर के मूर्ति वाले पैर है, ठीक है। और मैं पैर कर रहा हूँ यार ये इंसानी रूप में, मतलब कैसे हैं ये, थोड़ा। फिर मैं ऊपर देखता हूँ मूर्ति को,
उनकी गर्दन झुकती है, मुकुट पहना हुआ है जैसे उनका मुकुट रहता है, और वो हंस रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी ब्राइट स्माइल दी। तो ये चीज हुई। तो लोग कहते हैं भगवान अगर सपने में भी दिख जाए तो इसका मतलब है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे को तो कई बार दिखे, वो दुर्गा माता दिखी, ठीक है, वो बाबा बर्फानी का ऐसा वो अमरनाथ की गुफा दिखी, फिर ये दिखी। तो मेरा इसलिए फेथ है कि लाइक आप अगर आप फील करो, इन ट्रू एनर्जी को फील करो, तो आपके आसपास रहती है। आज के टाइम में मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है, मेरी जिंदगी में डर नहीं है। आप गलत नहीं कर रहे हो तो डर नहीं है। मृत्यु एक सच है जो मैं अपने साथ मान के लेके चलता हूँ, ठीक है, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सेप्टेंस में हूँ। मेरी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आती है आज की टाइम में, मेरी फैमिली के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए, मैं छोड़ देता हूँ। यार ये आप देखो, मृत्यु से रिलेटेड चीज, जैसे आपने मृत्यु का जो एक जिक्र करा, मृत्यु के साथ साथ आप कर्मा को कैसे देखते हो? कर्मा बिलीवर हो आप? बहुत ज्यादा। एक्चुअली जो मृत्यु है ना, मृत्यु इज अ गिफ्ट, ठीक है। तो मृत्यु क्या होती है कि अगर आपका कर्मा अच्छा है तो आपकी मृत्यु अच्छी है, क्योंकि मृत्यु आना भी हर किसी की किस्मत में नहीं होता, जाना सबने है। अब आने से मतलब ये नहीं है मरेगा नहीं, बात वो नहीं कर रहा हूं। अब आप समझो कोई इंसान है, वो रात को सोया, सुबह सो के नहीं उठा, तो उसके कर्मा बहुत अच्छा है कि मृत्यु इतने प्यार से ले गई, ना उसको एक डॉक्टर की सुई लगी, ना चीर फाड़ हुआ, ना उसको कोई दुख सहन किया। वो बंदा सोया अपनी कंबल के अंदर, सर्दियों में सोता है, सुबह उठता ही नहीं है, ये अपने बाहों में गोदी में समेट के ले गई। तो ये आपका बहुत अच्छा कर्मा है, ये माना जाता है। हाँ हाँ, ये माना नहीं, ये है। अब देखो कि अब लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग क्या है। अब कोई इंसान है, सारी जिंदगी उसने अपनी जिंदगी जी, उसने कभी बैलेंस ही नहीं किया, मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसको क्या बोल दिया, क्या किसका नुकसान कर दिया, क्या ये पैसा, बहुत पैसा, संपत्ति, जायदाद, अरबों खरबों के कमा लिए, लेकिन अब उसका आखिरी समय आता है जी, ठीक है, वो बंदा 1 महीने से अस्पताल में आईसीयू में पड़ा है, वेंटिलेटर तक चला गया, अब उसकी सांसें ही नहीं निकल रही है, मृत्यु लेने ही नहीं आ रही है, अटके पड़े हैं। घर वाले घर में हवन इस चीज का नहीं करा रहे बंदा ठीक होकर आ जाए, ये कर रहे कि भैया इसका प्राण निकल जाए, हाँ, इसको मुक्ति मिल जाए। अब आप देखो मृत्यु के लिए भी लोगों को होम हवन कराने पड़ते हैं, पंडितों को बुलाना ये पड़ता दान है, करवा दो, दान कराने हाँ, पड़ते हैं। मृत्यु के आगे कहते हैं ना, आपको भीख मांगनी पड़ती है, आप मोहताज हो जाते हो, क्योंकि आपने कर्म इस तरीके से कर दिया ना। मृत्यु भी नाराज होकर बैठी है, मैं नहीं आ रही तेरे को लेने, वक्त आ गया है, तड़प बैठ गया, एक्चुअली वहां पे आप अटक जाते हो, और वो चीज कर्मों का योग हो जाता है। तो जिंदगी में इंसान जब कोई भी काम करता है, ठीक है, भगवत गीता भी कहती है पैसा कमाना, लग्जरी में जिंदगी जीना, एक अच्छी जिंदगी जीना बुरा नहीं है। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया था, हाँ, राजा बनो, ठीक है, युधिष्ठिर को बोला तुम राजा बनो, ठीक है, सारे सुख साधन अपनाओ, जिंदगी जियो, वो गलत नहीं होता है। लेकिन अभिमान करना, घमंड करना, दूसरे को नीचा दिखाना, किसी को प्रताड़ित कर देना, बेइज्जती कर देना, ये जब चीज होती है, ये भगवान कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और बंदा जब इसके घमंड में आ जाता है ना, सोचता नहीं है, और वहां पे कर्मा हिट होना शुरू हो जाता है। सनातन धर्म कितना बिलीव करते होंगे? मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, आप भी सनातन धर्म तो है ही, सब कुछ ही है। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि सनातन धर्म को आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि हर किसी का सनातन धर्म को लेकर ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपकी स्टडी है, जो आप प्रोफेशन से हो, आप सनातन धर्म को कैसे देखते हो? सनातन धर्म को अगर हम समझें तो सनातन धर्म क्या है, पहले तो ये समझते हैं। बहुत सारे जो लोग आज के दिन में धर्म गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी परिभाषाएं दे रहे हैं, लेकिन सनातन वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है बाउंडलेस। आप किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हो। अगर आप देखो, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, वो लोग एक किताब से बंधे हुए जिसको कुरान पाक बोला गया जी, वो उनकी रिलीजियस बुक है। तो आप अपनी जिंदगी में आप जो भी काम करोगे, अगर उसमें लिखा हुआ है तो आप धार्मिक कहलाओगे। अच्छा, हाँ, आप क्रिश्चियन हो, आप बाइबल से बंधे हुए हो, बाइबल में जो भी लिखा है आप वो करोगे तो ही आप धार्मिक कहलाओगे, वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो यू आर फॉलोइंग अ सिंस, आप पाप कर रहे हो। ठीक है, इस्लाम के अंदर आप नहीं कर रहे हो तो आप वहां पे भी नरक की जिंदगी जो, तो वो कहते हैं आप हराम है, तो उनका हराम हो गया, क्रिश्चियंस का सिंस हो गया, अगर आप इन किताबों को यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसी ज्यूस की अपनी एक किताब है। हमारी धर्म के अंदर जिसको हम सनातन बाउंडलेस बोलते हैं, हम किताब से बंधे नहीं हुए। कृष्ण भगवान ने भागवत गीता बनाई, ठीक है, वो भागवत गीता ये नहीं कहती इसके अनुसार चलो, वो ये कहते हैं अगर तुम इसके हिसाब से चलोगे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं कहते नहीं करोगे तो तुम पापी हो, ऐसा नहीं है।
करो अपने तरीके से, हाँ बट हाँ ये चीज है। प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर। हाँ, हाँ तो उन्होंने तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया कि भाई तुम सुबह स्कूल आओगे, यूनिफॉर्म पहन के आओगे, तरीके से आओगे, तो डिसिप्लिनरी लाइफ रहेगी। ओके नहीं आओगे तो पढ़ाई तो तुम्हें तो भी मिल रही है, फल तुम्हें तो भी मिल रहा है, ठीक है, डिग्री आखिर में तुम्हें फिर भी मिल जाएगी। तो हमारा जो धर्म होता है, सनातन धर्म, ठीक है, किसी बाउंडेशंस में नहीं चलता है, ठीक है। यही कारण है कि हम जो हिंदू लोग हैं, जिसको पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बोला जाता है। ओके जो धर्म होता है जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं वो सनातन धर्म ही है। तो अगर हिंदू बोला जाए तो एक मुसलमान भी हिंदू हिंदुस्तान में रह रहा है, हाँ हिंदुस्तान का नागरिक है, वो भी एक हिंदू हो गया। एक अगर कोई रशियन है, कोई कैनेडियन है, कोई फ्रेंच है, वो हिंदुस्तान में अगर बस गया और उसको सिटीजनशिप मिल गई, वो भी हिंदू हो गया। एग्री। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, ठीक है, इसी तरह चाइना में रहने वाला चाइनीज, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, तो वही चीज हो गई। तो हिंदू तो धर्म है ही नहीं, पहली बार ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है ना, तुम हिंदू हो, हाँ भाई हिंदू तो तू भी है भाई, इस्लाम से तो कहते हिंदू तू भी है, क्रिश्चियन हो हिंदू तो तू भी हो, तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो। तो सनातन धर्म में हम सनातनी होते हैं सबसे पहले, और सनातनी का असली जो रोल ये हो जाता है कि हम पत्थरों में भी भगवान देखते हैं पिंडी रूप में, ठीक है ठीक है, नदियों में भी भगवान देखते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, पहाड़ों में भी देखते हैं, ठीक है, उसके बाद वनस्पति में, तुलसी में भगवान है, ठीक है, इंसानों में भी भगवान दिखते हैं, चाहे वो गुरु नानक जी आ जाए या कबीर दास को देख लो, या कितने ही ऐसे गुरु आए, ठीक है, राम जी कृष्ण भगवान सब इंसानी रूप में तो आए, सही बात। ठीक है। तो सनातन धर्म एक बाउंडलेस है कि कहीं ना कहीं वो बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहा, आपको कह रहा है ठीक है तुम्हारी आस्था उस पत्थर में है ना, तो तुम्हारा भगवान ही है, तो भगवान उसके अंदर आगे उसको दे जाएंगे। तुम्हारी आस्था इस पेड़ में है तो मान लो, तुम्हारी आस्था इस गांव गाय में है तुम उसको मान लो, तुम्हारी आस्था इसमें। अब लोग कहते हैं साईं बाबा भगवान नहीं है, भाई ये तो धर्म गुरु हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ये कहते हैं साईं बाबा भगवान नहीं है। यार आप अपने ही धर्म की बनाई हुई नींव को आप खुद रिजेक्ट कर रहे हो। आप पहले तो कह रहा हम सनातनी हैं, यानी कण कण में भगवान है, मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर भी भगवान है, और तुम्हारे हिसाब से मेरे अंदर भी भगवान है जी, ठीक है। तो अगर तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचाओ, मुझे दर्द होगा तो तुम्हारे अंदर भी वो दर्द होगा, तो इसमें मतलब भगवान ने एक जैसा बनाया तो तुम्हारे अंदर भी वही भगवान बसते हैं जो मेरे अंदर बसते हैं जी, ठीक है। तो हर किसी के अंदर भगवान है। तो जब हम कहते हैं साईं बाबा भगवान नहीं है, क्यों नहीं है भाई? जो इंसान दूसरों को एक अच्छे राह पे ले जा रहे हैं, साईं बाबा को ये लोग मना करते हैं साईं बाबा नहीं, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था खंडोबा को मानो। खंडोबा कौन थे? कृष्ण भगवान, विष्णु रूप है। हाँ, लोग साईं बाबा को, आप कहते हो साईं बाबा बोलते हैं, लोग साईं राम बुलाते थे, ओम साईं राम बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? उन्होंने तो कभी मना ही नहीं किया कि मुझे ओम साईं राम का नाम मत दो। आप अगर साईं बाबा के तीर्थ स्थल पे चले जाओ, शिरडी, वहां पे जगह जगह ओम साईं राम लिखा हुआ, हाँ जी, ठीक है। साईं बाबा तो आप कह रहे हो, ठीक है, आप कहते हो फकीर है, मैंने मान लिया फकीर है, तो भगवान तो उनके अंदर भी बसते हैं। वो खुद कृष्ण भगवान को मानते थे, विष्णु फिर भगवान को मानते थे। खंडोबा को मानते थे। हाँ, ओम साईं राम दुनिया उनको बुलाती है, चमत्कार उन्होंने दिखाए। इतनी बड़ी बीमारी जो फैली थी उस टाइम पे, हैजा फैली थी, हाँ, उन्होंने किसी तरीके से, चाहे उनको नॉलेज थी या क्या था, उन्होंने उसका निवारण किया, ठीक है। तो यार भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है ना। बिल्कुल, आपको बचाने वाला भगवान है। फिर तो हम अगर सनातनी होके कहते हैं वो भगवान नहीं, भाई मैं तो एक, अगर कोई इस्लामिक आदमी है और वो दुनिया की त्राही में मदद करने के लिए सामने आता है, मैं तो उसके भी पैर में गिर जाऊंगा, ये भगवान है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी से कोई आता है जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इंसानियत दिखाने के लिए सामने आता है, मेरे लिए वो भी भगवान है। तो मैं तो हर किसी के पैरों में गिरूंगा, मुझे तो भगवान हर जगह नजर आते हैं। तो असली सनातनी वो है जो ये ना बोले कि तू ऐसा है तू ऐसा है। गलत इंसान सिर्फ वो है जो गलत कर्म कर रहा है, लेकिन अच्छा कर्म करने वाले के दिलों में भगवान बसते हैं। ऐसे तो इंडिया में ना बहुत सारे मंदिर हैं, हर किसी मंदिर की अपनी एक स्टोरी है, चमत्कार है। ऐसा एक बहुत फेमस मंदिर है, वो शुद्ध महादेव मंदिर, जो कि जम्मू के पास एक जगह पड़ता है, उधमपुर और पत्नीटॉप के बीच में पड़ता है। इस मंदिर में मैं बहुत साल पहले गया, उसकी वहाँ की मुझे एक चमत्कारी चीज़ों का पता चला और मैं कुछ शॉक्ड हो गया जान के। उस मंदिर के अंदर एक त्रिशूल है शिव जी का। वो त्रिशूल किस चीज़ का बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, आज तक वो किसी को पता नहीं चला है। उस पर रिसर्चर्स ने रिसर्च करके भी देखा तो उनको भी आज से ये पता नहीं लग पाया कि ये किस मेटल का, किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। उसकी अंदर कुछ लिपि लिखी हुई है, कोई भाषा लिखी हुई है। वो भाषा ना हिंदी है ना संस्कृत है, किस लिपि की है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया आज तक, ठीक है। अब वहाँ की जो पुरानी मान्यता है, वहाँ के जो पुराने संत बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि
इसी के थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर दूर एक ना जगह है, ठीक है, वहां पे गौरी माता जो है वो कभी नहाया करती थी उस टाइम पे। अच्छा। ठीक है, वो गुफा इतनी छोटी है कि हमारा हाथ भी बड़ी मुश्किल से जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप टॉर्च मार के जब झांक के देखेंगे ना, तो पैरों के निशान है, जो बताते हैं गौरी माता के पैरों के निशान है। बट चमत्कार वाली ये चीज़ है जहाँ पे हाथ नहीं जाएगा। अगर हम ये भी सोचे किसी ने बनाया है, तो हथौड़ी छेनी लेके कोई वहाँ पे बना नहीं सकता। और वहाँ का पानी कांस्टेंट इतना फ्लो में आता है, ठंडा पहाड़ों का पानी है, कि वहाँ पे वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वो पैरों के निशान है। और अंदर आप टॉर्च मारोगे तो वहाँ पे मेंढक है, सांप है, और उसके बावजूद भी वो पानी आप पियोगे वो जहरीला नहीं है। मैंने वो पानी पी रखा है और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो वहाँ पे पार्वती माता जी, अपना गौरी माता वहाँ पे नहा रहे थे, तो कोई राक्षस था बड़ी दूर से, वो उनको देखा करता था। उसकी नीयत खराब हुई, उसने आके ऐसा कुछ करने का कोशिश किया, कुछ गलत नजर कुछ रखी। तो गौरी माता को जब ये बात पता चली, उन्हें बड़े दिल से शिव भगवान को याद किया। शिव भगवान अपनी तपस्या में थे कैलाश पर्वत पे। उन्होंने जब वहां से आंख खोली, वहीं से त्रिशूल मारा राक्षस को। उस टाइम भी तो राक्षस होते ना, छोटे मोटे नहीं थे, वो भी लंबे चौड़े, 20, 25, 30 फुट के लंबे चौड़े राक्षस। उसने त्रिशूल को अपनी छाती से निकाला, 3 टुकड़े किया, फेंक दिया। वो 3 टुकड़ों में वहां गड़ा हुआ इस मंदिर के अंदर। अब साइंटिस्ट को ये लगा कि अगर हम उस त्रिशूल को निकाल लें और उसको जोड़ दें, तो जितनी हाइट एक त्रिशूल की होती है उतनी हाइट शिव जी की भी होगी। तो हमको एग्जैक्ट शिव जी के होने का एग्जिस्टेंस का पता लगेगा कि उनकी हाइट कितनी है। तो उन्होंने निकाल के ऐसा एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि निकाल के देखते हैं। तो जैसे वहाँ पे खुदाई शुरू करी गई, खोदा तो थोड़े टाइम पे बहुत ज़्यादा कीचड़, दलदल, कीड़े और पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें से अंदर से निकली। तो वो इतना घबरा गए, उन्होंने साइट को वहीं बंद कर दिया। और वहाँ पे आज भी एक प्लेट लगी है जहाँ पे लिखा है कि इसकी खुदाई करना मना है, क्योंकि इट्स नॉट कंसीडर्ड सेफ। वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। ओह। हाँ, तो ये खुद में एक मिराकुलस चीज़ है। और आप उस पर लटक जाओ, आप उसको हिला लो, वो हिलेगा नहीं। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव है। और वहाँ पे ही पास में कुछ पत्थर पड़े हैं, और वहाँ के जो पंडित है वो बोलते हैं ये उसी राक्षस की हड्डियाँ हैं जो उस टाइम से आज तक वहाँ पे पड़ी हैं। अच्छा। हाँ, तो इसी तरीके के कई ऐसे मंदिर है। एक मंदिर है देहरादून में, ठीक है, वो मंदिर ऐसा है, आप देखो कि पूरे हिंदुस्तान में कोई आपने ऐसा मंदिर सुना है जहाँ पे पैसा ना चढ़ता हो? नहीं, कोई भी नहीं है ना। तो इवन जो पंडित लोग होते हैं वो भी कहते हैं यार थोड़ी दक्षिणा चढ़ा दो, पूजा करा दो, ये नहीं तो लोग अपनी मर्जी से कह ही देते हैं। ठीक है। वो देहरादून में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे पैसा चढ़ाना ही मना है। बड़े बड़े चारों तरफ बैनर लगे हैं, बोर्ड्स लगे हैं, पैसा चढ़ाना सख्त मना है। लोग अक्सर कहते हैं ये लाना मना है, लेदर पहनना मना है, ये करना मना है, लेकिन मंदिर के अंदर पैसा चढ़ाना मना है। मैं खुद शॉक्ड हो गया। और वहाँ पे लिखा है कि भगवान तुमको देता है, तुम्हारी क्या औकात कि तुम भगवान को पैसा दे रहे हो। और वहाँ पे आपको लंगर भी कई बार मिल जाएगा, चाय प्रसाद मिलेगा, आपको मट्ठी मिलेगी, देखिए आपको प्रसाद भी मिलेगा। और निरंतर रोज सुबह की चाय तो फिक्स है, तो आप अगर टाइमली जाओगे तो आपको मिलेगी। तो वहाँ से जो आता है, तो अब आप, और वो भी शिव जी का मंदिर है। तो एक ऐसा मंदिर जहाँ पे पैसा नहीं चढ़ रहा है और लोग, जनता आ रही है, भीड़ आती है, लोग आते हैं और लोग वहाँ माथा टेकते हैं। तो आप ये देखो कि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। तो रहस्य कई सारे हैं। आप वैष्णो देवी जाते होंगे, वैष्णो देवी के पास भी एक शिवलिंग है जो नीचे उतर के है। आमतौर पे जो शिवलिंग होता है वो ब्लैक कलर में होता है, ब्राउन में या रेड में। वहाँ का जो शिवलिंग आप कभी गौर करेंगे वो व्हाइट कलर का शिवलिंग। और उसकी क्या मान्यता है? उसकी मान्यता ये है कि वो अपने आप ही वहाँ पे कहते हैं ना, उभर के आया था बाहर। और जो वैष्णो देवी के जो सारे माउंटेन्स हैं, वो जिस पत्थरों का माउंटेन है वहाँ से व्हाइट कलर का शिवलिंग निकलना, ये खुद में एक मिराकुलस चीज़ है। नहीं तो वो काले पत्थर है, और तो शिवलिंग भी काले रंग का निकलना चाहिए था, लेकिन वो प्रॉपरली व्हाइट कलर का बना हुआ शिवलिंग है। लोग वो भी वहाँ देखने जाते हैं। तो ऐसे कई तरीके के फैक्ट्स हैं मंदिरों की, तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। मुझे बहुत सारे पता है, फिलहाल तो ये 2-3 मुझे याद है। भगवानों की बात हुई, पॉजिटिविटी की बात हुई, गोस्ट और सोल पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? भगवान है तो शैतान भी है। आपके अकॉर्डिंग कैसे है? ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में, जैसे आपको भगवानों के एक आभास हुआ या शक्तियां फील हुई? कभी ऐसा हुआ कि गोस्ट या सोल आपको दिखी हो? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैंने कोशिश करी है। दिख जाए? हाँ, अच्छा। मैंने बहुत विलिंगली चाहा है इस चीज में उतरने के लिए। तो वो नहीं आए? अकल्ट साइंस नहीं शायद मेरी, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, गोस्ट और साइंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। गोस्टली पावर्स होती हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक इंसान सिगरेट पीता है, जी।
उसको बहुत अच्छी आदत है सिगरेट पीने की। सिगरेट पीने के बाद ना लोग छल्ला निकालते हैं मुंह से, है ना छल्ला। हाँ। लेकिन वो छल्ला थोड़ी देर तक दिखता, थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाता है। तो वो थोड़ी देर तक क्यों दिखा और थोड़ी देर बाद डिसअपियर क्यों हो गया? क्योंकि उस छल्ले के अंदर जो धुएं से निकली हुई एक पावर्स है, मतलब जो केमिकल है, जो गैसेस फॉर्म में निकली, वो थोड़ी देर तक एनवायरमेंट में रही, उसके बाद डिसअपियर हो गई। ये एक साइंस है। इंसान जब जिंदगी जीता है ना, 20 साल, 25, 30, 50 साल, 100 साल, तो हमारे अंदर एक आत्मा वितरित है, आत्मा ही हमको चला रही है। आत्मा निकल गई, शरीर मर गया। तो जब वो निकलती है, वो भटकती है, आसपास रहती है। तो हर एक आत्मा का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब बाहर के जो लोग हैं, जो इंडिया से बाहर है, गोस्ट बस्टर जिसको बोलते हैं, हाँ। वो ज्यादातर कई तरीके के गैजेट लेके, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एनर्जी तो नहीं है, वो नहीं है। वो क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, अब आप देखो छोटे बच्चों को सबसे जल्दी भूत प्रेत साया का असर होता है। परफ्यूम मत लगाओ, ज्यादा ग्लिटरी मत करो, ब्राइट कलर्स मत दो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ना, जिस बच्चे की फ्रीक्वेंसी कम है, उससे अटैच जल्दी हो जाती है। ठीक है। कोई परफ्यूम्स हैं, कोई आपका कोई भी ग्लिटर है, कलर्स हैं, एनर्जीज होती हैं, इससे बहुत अटैच बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। इसी तरीके से औरतें हैं, अगर एक्सपेक्टिंग है, प्रेग्नेंट है, तो उनकी एनर्जी क्या है, सारी बच्चे को पैदा करने में लग रही है। तो उनकी अपनी एनर्जी कम हो जाती है, तो वहां पे एक कोरिलेशन बन सकता है फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है। अब आप ये समझो, किसी हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी को कहते हैं ना भूत आ गया, इसके अंदर आत्मा है, भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक को बुलाते हैं। अब आपको मैं साइंस का इससे कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि तांत्रिक क्या कर रहा है। तांत्रिक को आप कभी देखना, वो यूज कर रहा है सबसे पहले आग। केमिस्ट्री के अंदर आग क्या, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे वो आग के बिना हो ही नहीं सकते हैं जी। ठीक है। दूसरी चीज वो यूज कर रहा है कीले, जो लोहे की होती हैं। प्योर सोर्स ऑफ एलॉय बोलते हैं, प्योरेस्ट मेटल है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, तो उसकी अपनी खुद की एनर्जी है। नेल्स कीले जो होती है लोहे की। अब उसके बाद क्या होता है कि तीसरी चीज वो यूज करता है पैसे, सिक्के, 1 रुपए के, 2 रुपए के। वो मिक्स मेटल है, उसमें एल्यूमिनियम चीजें, थोड़ा सा चांदी, सब कुछ मिक्स होता है, मिक्स है, उनकी अपनी एनर्जी है। फिर वो यूज करता है काले धागे या काला कपड़ा। आप ये समझो, काला कपड़ा जो होता है एंटी रेपेलेंट होता है। अगर आप काला कपड़ा जो है ना, अगर आप काली चीज के ऊपर हीट थ्रो करोगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। गाड़ियों में हम काले शीशे क्यों करवाते हैं? ताकि वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है। हमारे जो नॉर्मल गाड़ी के शीशे होते हैं ना, उसके बॉर्डर भी काले रंग के होते हैं, डॉट 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 डॉट। क्यों? शीशा फटे ना। वो काली जो टेप लगी होती है ना, वो हीट एब्जॉर्ब करती है। तो काला जो चीज होती है, काला धागा हो गया, काला कपड़ा हो गया, ये एनर्जी एब्जॉर्बेंट होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। साइंटिफिकली आप लाइट फेंकोगे, हर कलर लाइट थ्रो बैक करेगा, काला नहीं करेगा। काला एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट थ्रो बैक होगी नहीं। उसके आगे आप व्हाइट पेपर रखो, वो ब्लैंक जाएगा। लेकिन आप कोई भी रख दो, आप ब्राउन भी रखोगे, ब्राउन का भी रेप्लिकेशन आपको दिख जाएगा, लेकिन काले का नहीं दिखेगा, खा जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर ले। फिर वो यूज करते हैं लाल रंग, सिंदूर का या लाल धागे का, लाल कपड़े का। लाल कलर हम टीके के तौर पर भी यूज करते हैं। लाल कलर ही क्यों? आप देखो, बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है, स्काई क्रैपर बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इनके ऊपर लाल रंग का बल्ब लगाते हैं। गाड़ियों की टेल लाइट में रेड कलर होता है। क्यों रेड कलर? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ माने जितना दूर से आप जाओगे, लाल कलर विजिबल रहेगा, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बाकी कलर्स के मुकाबले, राइट। तो अब एक तांत्रिक क्या कर रहा है, कितनी सारी एनर्जी को यूज कर रहा है। प्योरेस्ट मेटल है, फायर है, काला कपड़ा है जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रही है। फिर उसके बाद चीजें हैं, हमारे बालों में कई तरीके के वो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कह लो, जो, क्योंकि बाल, अब आप देखो कोई कैंसर पेशेंट होता है, तो जो हेल्दी लोग होते हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, काट के उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी ब्यूटी एनहांस हो जाए। तो इसका मतलब बाल कभी मरते नहीं है, बाल हमेशा अलाइव रहते हैं किसी भी सूरत में। हम नाली में चले, नाली ब्लॉक कर देते हैं। हाँ। तो अब बालों की ताकत देखो कितने जबरदस्त होते हैं। तो उन, और ऊपर से काले, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्बेंट भी है और डिस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ सिवाय जलने के बाल डिस्ट्रॉय इजीली हो नहीं सकते, ठीक है। तो बालों की अपनी है, तो इसलिए तंत्र मंत्र करने में इजी हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं है उनका सिवाय जलाने की, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक तांत्रिक रखता है, ठीक है, और वो मंत्रों का उच्चारण करता है। मंत्र वाइब्रेशन हो गई, हनुमान चालीसा में एक वाइब्रेशन है, जितने भी हम मंत्र पढ़ते हैं उनमें वाइब्रेशंस है, जो एक पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजों से एक नई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो बंदा बैठा है जिसके ऊपर भूत वगैरह आ गया है, ये जो एनर्जी इकट्ठी हुई है, अब ये इसके अंदर एंटर हो रही है, इससे अटैच हो रही है। तो उसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी 100 की एनर्जी है,
50 की एनर्जी भूत ने अटैच कर दी, 150 की हो गई, इसने 200 की एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। 200 का लगाया तो 50 की एनर्जी थी, वो एक चुंबक की तरह रिपेल कर देगी, रिपेल करेगी, वो बंदा इतनी एनर्जी झेल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तांत्रिक बोलेगा लो जी भूत उतर गया। आप देखो ये पूरा एक साइंटिफिक है। कभी आप देखो इन सब चीजों के बिना तांत्रिक भी नहीं काम कर पाएगा। दिस इज ऑल साइंस। तो वो इस साइंस की इसकी स्टडी करते हैं, सीखते हैं। कौन? तांत्रिक? हाँ, हाँ, तो ये इनके बात जो, उनको पता है। हाँ, इनके जो गुरु वगैरह होते हैं, जो, क्योंकि अगर आप हमारे वेद पुराणों में भी जाओगे तो वेद हाँ। पुराणों के अंदर इसका जिक्र है। तो हमारी जो सनातन धर्म की जो पूरी पूजा विधि होती है, इसकी दो तरीके की होती है। एक होती है वेद द्वारा की गई पूजा, एक तंत्र द्वारा की गई पूजा। आपने कभी वैष्णो देवी गए हो या किसी भी दुर्गा माता मंदिर में गए हो या किसी भी भगवान में, उसमें ना एक मंत्र पढ़ा है, एम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विद्या। ये तांत्रिक मंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इस तरीके के मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र है। तो ये जब तांत्रिक मंत्रों का क्यों यूज किया जाता है? इसलिए ही किया जाता है ताकि इन भगवानों की जो शक्ति है, उनका इम्पैक्ट है, किसी इंसान पे जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। तो जब किसी इंसान की जिंदगी में दुख होता है ना, तो कहते हैं आप इन मंत्रों का जाप कर लो, 1.25 लाख बारी, सिद्ध हो जाओगे। क्यों 1.25 लाख बारी? क्योंकि इसके अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आपका कैंसर, ट्यूमर, बीमारी, कोई भी दिक्कत है, सब ठीक होने लगेगा। अब अगेन, मानो या ना मानो, फेथ के ऊपर है, फेथ के ऊपर बट दैट इज ट्रू, साइंटिफिकली प्रूवन है। सर। इस जनरेशन में अभी जो चल रहा है, या आज के लोगों को काम या फिर किसी और चीज, कोई भी टॉपिक ले लो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चों में भी आज से स्ट्रेस शुरू हो गया। हमारी लाइफ में था ही नहीं, हम तो 80s की पैदाइश है। टीनेजर्स तो हद कर रहे हैं, जॉब वालों को हद से ज्यादा है। मतलब आप कैसे देखते हो स्ट्रेस को? मैन मेड है, खुद आता है। मैक्सिमम। हाँ, आता नहीं है, खुद लोग बना रहे हैं। बेसिकली क्या है, एक टाइम पे स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हमारे घर में कुछ चोरी हो गई, ठीक है, यदि इतना पैसा था जो कहीं उधार पे देना था, बिजनेस इन्वेस्ट करना था, वो तो चोर ले गए थी, अब क्या करें पता नहीं। तो ये नेचुरल अकरिंग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो एक स्ट्रेस का कारण बना। किसी घर में कोई बीमारी आ गई, ट्यूमर, कैंसर या कुछ और, ठीक है, ये स्ट्रेस का कारण हो गया, ठीक है। ये सब नेचुरल है, जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। अभी डिवोर्स हो जाना, पति पत्नी की नहीं बनी, आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है, या गलत परिवार पल्ले पड़ गया, तो क्या है, ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग है। ओके। तो ये सब एक कुदरती स्ट्रेस होता है। आज की डेट में कुदरती स्ट्रेस कितना है? मेरे ख्याल से 2-5%, ठीक है। 95% क्या है? मैनमेड स्ट्रेस। मैनमेड स्ट्रेस क्या है? मान के चलो आप मेरे चचेरे भाई हो, आप छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में सर 12वीं पास करी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा ठेकेदारी का काम किया, कुछ ऐसा काम किया, मुझे वो काम फल गया, मैं बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर बन गया, लहरे बहरे आ गई, आज आंगन में 4 मर्सिडीज खड़ी है, सिर्फ 12वीं पास हो गए। अब आपके फादर यानी कि मेरे जो चाचा जी लगे, उन्होंने आपको बहुत पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, आपकी कॉर्पोरेट में लगी 40,000 की तनख्वाह। अब आप मेहनत कर रहे हो, चलो कॉर्पोरेट से अच्छी में लगी 1 लाख की तनख्वाह, और यहाँ पे मैं कमा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए। कंपटीशन क्रिएट हो गया घर के स्ट्रेस अंदर, आ गया, ठीक है। अब आप अभी नहीं आया, अब आप क्या करोगे कि आप बोलोगे यार बनना तो भैया की तरह है, भैया तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब मैं घर में सब, अब क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, पूरे घर में कुछ भी आ रहा है, ऊपर नीचे रहते हैं, कोई भी रिश्तेदार आ रहे थे मेरे पास आ रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उसके बाद 56 भोग लगा रहा हूँ, ड्राई फ्रूट लगा रहा हूँ, ये हो रहा है। अच्छा, जो रियलिटी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात। अब आपके अंदर आ गया कि अब आप यंग हो, एनर्जी है, जोश है, मेरे घर पे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भी तो मैं कुछ, मुझे भी करना है सब, मैं भी करूँगा। सबसे पहले आपने EMI पे मर्सिडीज उठा ली, 1 लाख रुपए में 40,000 रुपए तो आप किस्तें भरने लगे, ठीक है। ऐसे में मान लो कि रिसेशन आ गया, कोविड आ गया, जॉब चली गई, सिरदर्दी बन गई गाड़ी, स्ट्रेस खुद बात बना लिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अब आपके जो भैया हैं वो तो भैया कहीं थाईलैंड का ट्रिप मार रहे हैं, दुबई का ट्रिप मार रहे हैं, सिंगापुर का ट्रिप मार रहे हैं, अमेरिका कनाडा का मार रहे हैं, आप मारो क्रेडिट कार्ड दो खत्म। तो पहले गाड़ी की जो किस्त चल रही थी 30-40 हजार की, वो, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड की किस्त। धीरे धीरे आप क्या करोगे, आपके पापा पेंशनर है, किसी सरकारी बैंक से रिटायर है, कुछ पापा देना जरा 25,000 रुपये, पापा देना जरा 20,000 रुपये। तो पहले तो आपने अपनी सिरदर्दी बढ़ा ली एक, अब बाप बेटे के रिलेशन खराब होने शुरू हुए। तेरे को फायदा क्या हुआ, तू इतना पैसा कमा रहा है तो फिर भी मेरे से मांग रहे हैं, इस उम्र में तेरे को मेरे को देना चाहिए कि तेरे से लेना चाहिए? बाप बेटे के रिलेशन खराब हो गए। चलो, टाइम के साथ साथ इस बंदे की शादी कर देते हैं, शादी कर दी। अब यहाँ पे आप अभी तक अकेले को चला रहे थे, अब आपको बीवी पालनी है। अब बीवी कहती है मुझे ऑल्डो का पर्स दिलाओ, ठीक है, अब ये दिलाओ, वो परफ्यूम दिलाओ।
अब आप 40,000 की किस्त वहीं की वहीं है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है वो वहीं के वहीं है, आपका हाथ खुल चुका है, ठीक है, वो अपनी जगह है, अब आप बीवी का भी कर रहे हो, ठीक है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बीवी की 2 लाख 2.5 लाख रुपए की महीने की जॉब है मान के चलो, अब आप तो खुश हो गया, अच्छा 2-2.5 लाख बीवी भी लेकर आ रही है, मिल गया अब तो पैसा आ जाएगा, मैं क्रेडिट कार्ड क्लियर कराऊंगा, आप दिमाग में प्लानिंग लेके चल रहे हो, ठीक है। बीवी आते हैं तो 1 साल के लिए तो मैं तो छुट्टी पे आई हूँ जी, मैं तो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है। ओ, अब आप अंदर बैठे, अब यार ये क्या हो गया? इसने तो मेरे सारे सारे प्लान पे तो पानी फेर दिया। शिट। अब आपकी बीवी के साथ खटपट शुरू हो गई, अब आपके चारों खाने चित हो गए, प्रोफेशन भी हिट हो रहा है, जी। फाइनेंशियल भी हिट हो रहे हैं, ठीक है, पापा के साथ भी खटपट हो गई, बीवी के साथ भी खटपट हो गई, फिर आप बोलोगे मेरे तो डिवोर्स के वो लगे हैं। और वो जो भैया है वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है सो अलग, वो देख के आपकी किलस रही है डबल। तो जब तक आप ये सब झेलते 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 झेलते, मान लो अगर आपकी 26-27 में भी शादी हुई, आप 40 के बिलो 36-37 पे भी पहुंचे, आप बीपी के पेशेंट हो गए, स्ट्रेस ले लेके थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, और भैया आज भी घूम रहा है कनाडा। तो ये आप देखो ऐसे ही ये तो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बन गया, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, उसने बड़ी गाड़ी ली, उसने छोटी गाड़ी ली, उसने घर बना लिया, उसने ये कर लिया, वो भाई आप इस सबको हटाओ, आप अपना फोकस करो ना, आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में स्ट्रेस, तो ये मैनमेड स्ट्रेस हो जाता है। सर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग हिटलर का क्या कंट्रीब्यूट था इंडिया के इंडिपेंडेंस में? हिटलर को अगर देखा जाए तो बहुत नेगेटिव इंसान था, दुनिया तो पसंद नहीं करती थी क्योंकि इतने लोगों को मार दिया, ज्यूस को उसने लाखों करोड़ों की तादाद में खत्म कर दिया, अग्रेसिव था, अपनी नाक ऊंची रखनी थी, अपनी गवर्नमेंट बिल्ड करना था। अब होता क्या है कि इंडिया के लिए बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी रहा ये। क्योंकि ना कुछ लोगों को ना ये शायद बिलीव नहीं होगा कि हिटलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इंडिया इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक वो बहुत बड़ा रीजन रहा है। हाँ, हालांकि रोल बहुत छोटा है लेकिन उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया के इंडिपेंडेंस में दिया है। उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जो रूल था वो ब्रिटिश का रूल था, और यूरोप के अंदर जो लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, उसमें जर्मनी और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ऐसे में जब सुभाष चंद्र बोस ने ये डिसाइड किया कि उनको अपना इंडिपेंडेंट अपनी आर्मी बनानी है, आजाद हिंद फौज, ठीक है, तो वो यूरोप तो गए, यूरोप में उन्होंने अलग अलग यूरोप में बैठ के उन्होंने रशिया से डिमांड करी थी कि हमारी मदद करो। रशिया से सोवियत यूनियन था, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फिर फ्रांस से मदद मांगी, फ्रांस ने मदद कर दी, हम तो नहीं कर पाएंगे। अब वो जर्मनी की तरह रुख किया, जर्मनी ने बोला यार एक बार बताऊं, तुम एक एशियन कंट्री हो, तुम्हारी मदद ना जापान कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर भी ब्रिटिश ने कभी रूल किया था तो तुम्हारी उसकी हिस्ट्री सेम है कि एक बाहर से कोई आता है रूल करके चला जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एशियन कंट्री भी है, तुम्हारे नेबर्स है, तो तुम्हारे एशियन के हिसाब से तुम्हारे भाई लगे वो, तो एशियन कंट्री है, तो जापानी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और वो इतने विकसित है कि तुम्हारी मदद करेंगे। जर्मनी ने जापान का नाम क्यों लिया कि जर्मनी और जापान फ्रेंडली कंट्री थे आपस में, वर्ल्ड वॉर में साथ में एलाइज थे, स्टिल आज भी हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं जापान की तरफ चला तो जाऊं, लेकिन मैं आज यूरोप में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से अगर एरोप्लेन लेकर जाऊंगा, बीच में इंडिया पड़ेगा, और यहाँ से एरोप्लेन मुझे दोगे तुम, यानी जर्मनी का, तो जर्मनी का अगर एरोप्लेन इंडिया के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को पता है तो भैया जर्मनी का जहाज है तो उड़ा देंगे, या फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि जर्मनी का जहाज ऊपर से क्यों गुजर रहा है, कुछ गड़बड़ तो है। तो उन्होंने हिटलर को बोला फिर बताओ ये तुमने अच्छा हिंट तो दे दिया, ठीक है, और हिटलर ने यही बोला कि तुम्हारी सिफारिश भी मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अच्छे मित्र हैं जापान, ठीक है, तो उनके जो लीडर हैं उनसे मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है जी। तो उन्होंने, लेकिन अब वहां तक जाया कैसे जाए, उन्होंने कहा वो टेंशन मत लो, ऊपर से तो जा नहीं सकते, उन्होंने समुद्र के रास्ते से भेजा, सबमरीन के अंदर सबमरीन अरेंज करवाई गई। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को सबमरीन में बिठाया और पैसिफिक ओशन के कोस्ट तक जापान के सबमरीन के अंदर भेजा, वहां पे जापान ने मदद करी। और ना सिर्फ इतनी, बहुत सारे जो वॉरियर्स थे जो ब्रिटेन की और जर्मनी की लड़ाई के दौरान, ठीक है, जर्मनी ने सिपाही हमारे बंधक बना रखे थे, लेकिन वो इंडियन सिटीजन थे, ठीक है, हिंदू लोग थे, ठीक है, ब्रिटिश गोरे नहीं थे, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप उनको रिहाई दे दो, वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो मेरे को ज्वाइन करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के कहने पे हिटलर ने उन लोगों को भी आजाद कर दिया,
वॉर वॉरियर्स जो थे, सिपाही, जिन्होंने जर्मनी का नुकसान किया था ब्रिटिशर्स के मिलिट्री में रहकर, तो उन्होंने उनको भी आजाद कराया और उनके अपने साथ वो ले गए। ठीक है, फिर वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके फिर जापान की मदद से वहां पे कोहिमा में अपना ये बेस बनाते हैं और आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है और फिर वहां से वो ब्रिटिश के ऊपर अटैक करते हैं। ये इसकी स्टोरी ये है। हाँ, एक्चुअली ये चीज है जो कई सारे लोगों को नहीं पता, जो हिटलर का रूल था। सच में मेरे को ये बात नहीं पता थी कि हिटलर ने ऐसे सबमरीन अरेंज करा के उनको रिहा करके उनके साथ भेजा। हाँ, बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे उनको भी भेजा और उन प्रिजनर्स को भी, और इस सब का सिला क्या मिला, वो कॉन्स्पिरेसी होगी सुभाष चंद्र बोस के साथ। जब हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक हुआ हाँ। जापान के ऊपर, तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी को मना कर दिया कि अब हम फर्दर आपकी अभी हेल्प नहीं कर सकते कि हमारे देश के ऊपर कोई अटैक हो गया, तो आप संभालो अपने आप को या अभी टेम्परेरी डिसबैंड हो जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा चलो हमारे पास बैकअप वहीं से आ रहा था, तो उन्होंने वो तो आज दे नहीं रहे हैं, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज को डिसबैंड कर दिया। बहुत हजारों की तादाद में फौज थी। तो इन्होंने बोला इंडियन गवर्नमेंट ने कि ब्रिटिशर्स ने कि कोई बात नहीं, चलो आप देश वापस आ जाओ, हम आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे, ठीक है, अपने देश में आ जाओ। तो ये तब तक इतने बहुत पावरफुल हो चुके थे वो, तो इतना आसान नहीं था, ग्लोबल न्यूज़पेपर में नाम आ रहा था उनका कि इतनी बड़ी मिलिट्री को बनाना और अटैक करना ये, तो अगर इसको मार दो ग्लोबल न्यूज में सारी दुनिया की जो आर्मी है वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, ब्रिटेन के ऊपर चढ़ जाएगी। तो इनके पास जो एरोप्लेन भेजा गया, तो सुभाष चंद्र बोस और उनके गिनती के 4-5 मेन जो हेड थे, उनको बोला गया आप इस प्लेन में चलो, बाकी प्लेन अरेंज कर रहे हैं जो जापान से कोहिमा से उनको लेकर आएंगे जी। बाकी प्लेन कोई थे ही नहीं, कोई अरेंजमेंट ही नहीं था, सिर्फ एक प्लेन आता है वो इनको लेकर जाता है और वो जंगलों में क्रैश हो जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। उनकी डेथ हुई थी जी, क्रैश करवाया गया था प्लेन, जिसकी वजह से उस प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करते थे बहुत टाइम तक उसके उस प्लेन क्रैश के बाद भी। ये सब कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि अगर आप लाल बहादुर शास्त्री का भी देखिए, टैशकंड में जाते हैं हाँ सॉल्व कराने, उनकी भी आज तक कॉन्स्पिरेसी में डेथ कैसे हुई नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ठीक है, अंदर ही अंदर सब एक दूसरे से हाथ मिला के चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सीधी बात बोलूं, मोदी है, उधर पुतिन है, पाकिस्तान का मिनिस्टर है, अमेरिका का जो बिडेन है, या अपना जो ब्रिटेन के हमारे लीडर हैं, ये अंदर से सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनको सब पता होता है अंदर अंदर क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान धमकियां देते हैं इंडिया को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया उसको धमकी देता है, होने वाला कुछ नहीं। आप मेरे साथ लिख लो, जिंदगी में ना कभी पाकिस्तान अटैक करेगा ना इंडिया अटैक करेगा, अंदर अंदर सारी सांठ गांठ चल रही है। ये चीज है, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं जनता को मिसगाइड करने के लिए, रूल करने के लिए जी। सबको अपनी सत्ता आती है, बंदा अंदर जाता है, देख भाई मेरी सत्ता आ रही है, 370 हटता है कश्मीर के अंदर से, ठीक है, क्यों, कोई माहौल नहीं बिगड़ा भैया। एक चीज थी भाई, ऐसा है पाकिस्तान को डंडा आ गया, कुछ कांड ही नहीं हो जाना चाहिए, हमारी यहाँ पे ना सत्ता चल रही है, हमें कोई ना अभी किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जो कश्मीर के अंदर बैठे हैं ना, उनको तो हम संभाल लेंगे, तुम बस टेम्परेरी ना अपने आप को अपने बंदे रोक के बैठो, थोड़ा हमको ना स्टेबिलिटी लेने दो, उसके बाद में अपना जो तुम्हारा बॉर्डर चल रहा था ना करते रहना, कोई नहीं, हमारी मिलिट्री संभाल लेगी। तो ये सब इतनी डीप कॉन्स्पिरेसी है, आप जब देखोगे ना, और ये सब एविडेंस बेस्ड है, मैं पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि मोदी का कुछ मिल गया है, किसी और मिल गया, बट आप पास में विंस्टन चर्चिल के आप लेटर्स देख लो, हिटलर के लेटर देख लो, या पुतिन के देख लो, या येल्सिन रशिया के जो रेवोल्यूशन के वो सोवियत यूनियन के लीडर हैं, उनके पहले रिटर्न लेटर्स होते थे, इनके सब लेटर्स आज भी रिकॉर्ड्स में पड़े हैं, सबके लेटर्स में कॉन्स्पिरेसी ही है। तो फिर इसके पीछे हाइड को रीजंस हो सकते हैं, यूरोप और जो यूक्रेन का चल रहा है, हाँ रीजन रशिया और उसका एक्चुअली में जब दो वॉर होती है, चाहे हम पैलेस्टीनियन और गाजा की वॉर ले लें, ठीक है, या हम यूक्रेन की और रशिया की वॉर ले लें, अगर हम इसमें देखें तो जीत किसकी हो रही है, इवेंचुअली जीत किसी की भी नहीं हो रही, चल ही रहा है, बंदे मर रहे हैं, सोल्जर मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, हर किसी को सिर्फ अपना डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है। और जो इतनी डेथ हो रही है उनका क्या, उसका कोई है ही नहीं, कौन जिम्मेदार रहा है? 1984 6 हिंदू 6 रॉयट्स होते हैं, किसने ली जिम्मेदारी? किसी ने नहीं ली। हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, किसने ली जिम्मेदारी आज तक? ठीक है, आप ये बताओ, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज है, उनको लगता है हिंदुत्व आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, भैया वो जानबूझ के उनको एक भड़काया जा रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, आप भड़काओगे, वो जानबूझ के आप किसी को उंगली करोगे, वो गलत रिएक्शन देगा, उतना पब्लिसाइड करते आएगा, देखो इसने गलत किया था तो हो रहा है। मैं तो जितने भी मेरे
जो इस्लामिक लोग हैं हिंदुस्तान में रह रहे हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शन देना बंद कर दो। आप रिएक्शन दोगे नहीं, उनको एजेंडा नहीं मिलेगा, काम ही नहीं होगा, कंट्री पीसफुल रहेगी। आप रिएक्शन दोगे तो एक सनसनी बनेगी, सिंपल सी बात है। भड़काने वाला उन्हीं का एक बंदा होता है, लेकिन अब पहले के अकॉर्डिंग आज जैसे सोशल मीडिया है ना, तो अभी ये चीजें बहुत कम है, अब क्योंकि ज्यादा है। नहीं, उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन ये पहले क्या होता, पहले पॉलिटिक्स वाले आते थे, पॉलिटिशियन आते थे और दो चीज बोलते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, और एक्चुअल में लड़ाइयां देखी है हमने बचपन में, क्या माहौल होता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको पता है कि क्या चल रहा है, बस पॉलिटिक्स चल रही है। यही चीज है। अब जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपना स्ट्रेस वाला, हम्म। कि अब बड़ा भाई है वो कमा रहा है, मान लो अगर आपका भी बिजनेस चल जाए, जी। आप भी करोड़ों में आ गए, अब घर में दो कमाने वाले, वो इक्वल लेवल पे, अब अभी तक वो चला रहा था, वो उम्र में बड़ा है, उसको लगेगा ये छोटा हो के ये अपनी चला रहे, अब वो कॉन्स्पिरेसी करेगा, तूने पैसा तो कमा लिया, बराबर ही नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब जब ये कॉन्स्पिरेसी करेगा, ये आपके फादर को भड़काएगा, आप इसको ये क्यों करने दे रहे हो, आपको पता है इसे कितना नुकसान करेगा, इसको उसको तो अकल नहीं है, छोटा है वो, आप तो बड़े हो, तो लाइक तू रहने दे यार, हाँ भाई तू बता। घर में कॉन्स्पिरेसी, महाभारत। तो ये आप जो बंदा रूलिंग लेवल पे होता है, जो बंदा एक पावर होल्ड करके बैठा है, हम्म। कहते ना गद्दी संभाल के बैठा है, हाँ, जब उसको खतरा दिखता है ना, कुर्सी, कुर्सी दिखती है, कुर्सी से तो ये सबको प्यार है। महाभारत से ही चला आ रहा है। धृतराष्ट्र को दिखा मैं अंधा हूं लेकिन मेरा बेटा बनेगा, जब हम्म। उसको अपने बेटे की कुर्सी जाती दिखी तो मैं बवाल मचा दिया, महाभारत जैसी चीज तक पहुंच गई कहानी। सर, महाभारत में कई सारे ट्विस्ट है। बहुत सारे ट्विस्ट हैं। हाँ। एक मेजर जो है देखा, कॉल ऑफ ड्यूटी का जो एक गेम आता है, उसमें एक ना पावर आती है, ट्विस्टर अपने कॉपीज बनाएगा और दुश्मन के आके छोड़ देगा। हम्म। तो जो दुश्मन है वो कंफ्यूजन में आ जाएगा इसमें से असली कौन सा है, जब तक वो सोचेगा तो जो बंदा है वो उसको गोली मार देगा। ये क्यों हो रहा था, आई एम सॉरी, ये बट हो क्यों रहा था ये, कि कोई बंदा पहचान नहीं पा रहा था कौन क्या है। क्योंकि वो अपनी कॉपीज बना दे रहा है बहुत सारी। तो जैसे मैं यहाँ पे ओरिजिनल में यहाँ बैठा हूँ, हाँ। लेकिन वो बंदा ऐसी कॉपी बना देगा मेरे जैसा ही, कॉपी यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। अब आपको अक्षय 6 दिख रहे हैं हम्म। इसमें और सेम दिख रहे हैं, अब उसमें ओरिजिनल अक्षय कौन सा आपको पता नहीं। ठीक है। तो अगर आप मान लो मेरे ऊपर हिट करना चाह रहे हैं, आपने हिट करा, आपका हवा में हाथ चला जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल है नहीं, वो तो परछाई है। तो ये ब्रेक कैसे हुआ था? ये ओरिजिनली देखा गया था महाभारत के टाइम पे। महाभारत में सबसे पहले क्या था, राजा द्रुपद थे, जी। द्रौपदी के फादर। जी। उनकी वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ। उनकी दुश्मनी थी ऋषि द्रोण से, ठीक है। जो अर्जुन के गुरु रहे। द्रोणाचार्य। हाँ, जी। तो अर्जुन कौरवों पांडवों के गुरु रहे हाँ। बेसिकली। उन्होंने जब उनको पूरा सारी जिंदगी पढ़ाया वगैरह, बाद में उन्होंने, जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने बोला कि मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि जाके तो राजा द्रुपद है उसको ना बांध के लेकर आओ मेरे पास जिंदा। ओ। ठीक है, रस्सियों से बांध के मेरे पास लेकर आओ। और राजा द्रुपद इतना शक्तिशाली था, उसके पास इतनी साइंटिफिक कहते ना चीजें थी, इतना कुछ था उसके पास, क्योंकि वो इतना पावरफुल किंग था, उसको बहुत तरीके के आते। तो ये सब यंग बच्चे थे, तो ऋषि द्रोण को पता था इनमें से किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी तो करेगा ये चीज। कृष्ण भगवान को ये बात पता थी कि इनमें से कोई भी ना राजा द्रुपद को हरा नहीं सकता, जितने भी बच्चे हैं कौरव पांडव के। तो उन्होंने, अर्जुन बहुत खास दोस्त रहे कृष्ण भगवान के, तो अर्जुन को ना उन्होंने 5 हिंट के लिए एक पत्थर दिए, उसमें कुछ बने हुए थे। तो अर्जुन को पहले समझ में नहीं आया क्या है, तो उन्होंने लेके जाओ, रखो अपने पास, काम आएंगे तुम्हारे। वो जाते हैं वहां पे। अब राजा द्रुपद, ये जो ट्विस्टर वाली चीज है, वो वहां पे सबसे पहले करता है। वो अपने 5-6 रूप बना देता है, आओ मारो मेरे पे। अब ये मार रहे हैं, उनका तीर हवा में जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल तो कौन है पता ही नहीं है। अब भीम अलग मार रहा है, दुर्योधन अलग मार रहा है। तो अब होता क्या है कि जो राजा द्रुपद था उसने बहुत सारे अपने कॉपीज बना दी। अब भीम अलग मार रहा है, ठीक है, युधिष्ठिर अलग मार रहा है, नकुल सहदेव अलग मार रहे हैं, दुर्योधन अलग मार रहा है, दुशासन अलग मार रहा है, सब लगे पड़े हैं। करते करते लड़ाई करते करते अर्जुन की जेब से, मतलब अर्जुन के कपड़ों में बंधे हुए पत्थर जो होते हैं वो निकल के स्पिल हो जाते हैं। तो अर्जुन उन पत्थरों को देखता है, फिर वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है। अच्छा ये तो इसकी तरह दिख रहा है, ये इसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह। उसको समझना, अच्छा अब समझ में आया। वो फिर तीर उठाता है और सही वाले को मारता है, और वो रस्सी बन के उसका लिपट जाता है और वो कैद कर लेता है। जाल वाल फेंकते हैं, ले आते हैं। तो अब जो ऋषि द्रोण होते हैं, ऋषि द्रोण कहते हैं तुम्हें कैसे पता था इसने जब ये ट्विस्टर वाला गेम कर दिया, तुम्हें कैसे पता था ना कृष्ण भगवान ने पत्थर दिए थे। तो कृष्ण भगवान को तो पता रहो, तो भगवान ही थे। तो ये जो ट्विस्टर वाली जो पावर है, ये अब आज हम गेम्स में यूज कर रहे हैं, किसी अमेरिकन ने गेम बनाई उसमें डाल दी, लेकिन ओरिजिनली महाभारत से निकली। लोग कहते हैं ना सनातन धर्म के एविडेंसेस क्या है, कितना पुराना है यार। गेम के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पास में महाभारत के टाइम पे हो चुकी है। और इवन एटॉमिक पावर हो गया, डिस्ट्रक्शंस का हो गया,
हवा में इंसान का उड़ना, चीजों का उड़ना, ये सब कहीं ना कहीं पत्थरों में, मंदिरों में एंशियंट टाइम से आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस हैं जो सीधे सीधे दर्शाती हैं कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, एक्चुअली में बहुत पुराना है और इसका बहुत सारे एविडेंसेस हैं। अक्षय, कुछ लोग ना एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज्यादा ही बिलीव करते हैं, हाँ। हद से ज्यादा करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, और कुछ लोग तो अंधविश्वास है। कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? एस्ट्रोलॉजी अगेन एक साइंस है, जैसे कि मैथमेटिक्स होती है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी आपको ना एक ग्लिम्स तो दे देती है आपकी लाइफ की। एक्चुअली अगर हम ट्रू पावर देखें तो असली एस्ट्रोलॉजी के पंडित होते हैं ना, उनको इतनी नॉलेज तो होती है। अगर आज के जनरेशन में इतने सच्चे पंडित मिल जाए, आपके घर के किचन के कौन से कबोर्ड के अंदर, कौन से डब्बे के अंदर चीनी कहाँ किस डायरेक्शन में पड़ी है, वो कुंडली से आपको बता सकता था बंदा। इतनी पावर है। सीरियसली? हाँ, आपके शरीर के अंदर कौन से कॉर्नर में कौन सा मस्सा उगा हुआ है, जो शायद इतनी सिक्रेटिव जगह हो, आपकी जेनिटल्स के पास भी हो, ठीक है, जो सिर्फ आपके आपकी स्पाउस के अलावा कोई नहीं जानता, एस्ट्रोलॉजिकल वो भी आपको बता देगा। आपकी अब आपकी जैसे बियर्ड है, ठीक है, आपकी बियर्ड के अंदर कहीं ना कहीं मान लो कोई कट का निशान है, कभी कोई भगवान ना करे सर्जरी हुई है, कुछ स्टिच का निशान है, अब ये कवर्डर्स बंदे नहीं बता, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बंदा बता देगा इसके यहाँ पे नीचे चिन्ह के बाद एक कट का निशान है, बोलो उसको शेव करके आएगा, दिखाए, और वो निकलेगा। तो ये सबके साथ है? कुछ नहीं, ये सबके साथ है। ये एस्ट्रोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं इतने ट्रूली एग्जिस्टिंग होते हैं कि हर किसी की रियलिटी को, कहते हैं ना, बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, किसकी उम्र लंबी करनी है, किसकी क्या करना है, किसके साथ क्या होना। एस्ट्रोलॉजी आपकी उम्र बता सकती है, आपने मरना कब है और बताना। इतना क्लियर कट एविडेंसेस, इतना तो मुझे भी पता कौन से हाउस में जाके क्या होता है, मैं बताऊंगा नहीं, लोग बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन में ले जाएंगे। कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठ जाए तो आपके मरने की योग बन जाते हैं। कोई बंदा छोटी उम्र में मरेगा, बड़ी उम्र में मरेगा, और कुछ नहीं, इतना तो पता ही लग जाए कि अगर आपकी लाइफ के अंदर आपकी उम्र बड़ी है कि छोटी है, ये चीज है। तो अगर बहुत सिंप्लीफाई भी अगर एस्ट्रोलॉजी को आप सिर्फ बेसिकली भी यूज कर रहे हो, 12 प्लैनेट्स है, ठीक है, 12 हाउसेज है, कौन सा प्लेनेट कौन सा हाउस में बैठा है वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है, और आपका जो खुद का जो लॉर्ड है आप उसको पकड़ लो, उसकी पूजा कर लो, आपकी जिंदगी वैसे नेचुरली अच्छी हो जाएगी फॉर शॉर्ट थिंग। आप ट्रू लव क्या है? ट्रू लव क्या है? ट्रू लव, ट्रू लव नहीं है, नहीं है आज के जनरेशन में नहीं है। बट कहते हैं बंदे, तो कहते क्लेम करते हैं हमें तो सच्चा प्यार है। अब यहाँ पे मैं दो चीजों को जोड़ूंगा, एक मॉडर्निटी ले लेते हैं और एक हम अपना शास्त्र धर्म ले लेते हैं, सनातन धर्म। अभी मैंने किसी की वीडियो देखी थी तो उन्होंने भी ये चीज बोली और मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ है देख के कि एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चीज होती तो थी पर मुझे कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस करनी नहीं आई। उन्होंने बात बोल दी, हम इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू। तो यहाँ पे अब देखा जाए, आई जहां हो जाता है आई सेंट्रिक, तो मतलब आई का मतलब आपको अभिमान हो गया किसी चीज पे, घमंड हो गया। आई एम रिच, आई हैव अ कार, आई एम टॉल, आई एम एन एक्टर। तो जो आई सेंट्रिक स्टेटमेंट होते थे वो घमंड हो जाते हैं। तो आपको प्यार है और आपको इस बात पे घमंड है, आई लव यू, ठीक है। तो यानी कि आप जस्टिफाई करके दिखा रहे हो, प्यार जस्टिफाई करने की चीज ही नहीं है, ठीक है। आपके घर में पेट है, आप दिन में कितनी बार उसको आई लव यू बोलते हो? नहीं बोलते। वो आपको बोलता है? नहीं बोलता। लेकिन जब आप मान लो जैसे आप जॉब करके घर आओगे, सबसे पहले वो भागता हुआ आएगा, तो उसमें क्या शब्दों की जरूरत है? नहीं, इमोशंस है। यस। तो फिर हम इंसानों की जिंदगी में तो हम किस लड़की के पास जा रहे हैं, कोई लड़की हमारे पास आ रही है, व्हाई डू वी नीड वर्ड्स? हमको क्यों जरूरत है कोई कह के हमको बताए? ये वेस्टर्नाइज्ड है। वेस्टर्नाइज में हर चीज कुकड अप होती है। हमारे समाज के अंदर डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हिंदी में डाइवोर्स जिसको बोलता है तलाक, तलाक एक उर्दू का वर्ड है और डाइवोर्स इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी का तलाक तो है ही नहीं। तलाक को हिंदी में कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि के अंदर तलाक और डाइवोर्स जैसा शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि बस विवाह, उसके अलावा है ही नहीं दूसरा। क्यों था ये? क्योंकि जब शिव जी एक तपस्वी हैं, उन्होंने पार्वती जी को अपनी जिंदगी में लिया, ठीक है, पहले सती को लिया जो बाद में पार्वती बनी। जब सती को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो वो खो गए। पहली बार उनको शादी करनी नहीं थी और जब उन्होंने करी तो इस तरीके की उन्होंने अपना मतलब डिवोशन दिखाया कि सती जो है एक हवन कुंड में कूद जाती हैं और वो जो शख्स है जिसको हम शिव के नाम से बोलते हैं जी, वो तो भगवान है,
देवों का देव महादेव है, लेकिन वो देवों का देव महादेव बौखला जाता है। वो अपनी बीवी की बॉडी को कंधे पे लेता है और पूरी पूरी सृष्टि में तीनों लोक में त्राही त्राही हो जाती है। तो विष्णु भगवान अपना चक्र निकालते हुए काटो, बोझ उतारो इनके कंधे से, तभी वो उनके टुकड़े गिरे। कहीं पे नैना देवी बना, कहीं पे कुछ बना, कहीं पे कुछ बना, शक्तिपीठ जी। शक्तिपीठ बने। लेकिन आप एक बार बताओ भाई, ये जो जो प्यार होता है ना, जिसको हम लव बोलते हैं, ठीक है, ये इतनी शक्ति है कि आप उसमें किसी तरीके की बाउंडेशन या घमंड तो रख ही नहीं सकते। आज का प्यार क्या है? तेरे इंस्टा पे देखा था, तुझसे कैसे बात कर रहा है, तूने कपड़े कैसे पहने, तूने उससे कैसे बात कर ली। यार वो तो तेरा दोस्त था ना, आज आज तू उसको ज्यादा टाइम दे रही है, मैं तेरे लिए कम हो गया, तेरे तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है ना, तेरा काम बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप बाउंडेशन ही लगाए जा रहे हो। पता थोड़ी देर के लिए मैं डर गया कि आप मेरे से कह रहे हो। मैं देखा फिर मुझे समझ आया, अच्छा हम तो टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अच्छा ये चीज है, अब बाउंडेशन लगा रहे हो, ठीक है। अब आप बोलते हो बाउंडेशन लगाओ तेरे अच्छे के लिए। भाई एक बार बताओ, एक अगर लड़की जन्मी है, उसके लड़के दोस्त होंगे, लड़का जन्म उसकी लड़कियां दोस्त होंगी, लेकिन हर लड़का गलत करे या लड़की गलत करे और आप उस पर बाउंडेशन लगा। प्यार कहाँ है? प्यार में तो बाउंडेशन होती नहीं है। कभी सुना है शिव जी ने बोला हो कि पार्वती माता को नहीं तुम उससे नहीं मिलोगी? कभी कृष्ण भगवान ने बोला राधा से जाओ तुम उससे नहीं मिलोगी? कभी सुना है राम जी को भी, राम जी के किसी किस्सा में आया कि भाई सीता जी को तुम उससे नहीं मिलोगी? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं, हम जिस स्कूल में आ रहे हैं, इवन मैं कहता हूँ ये तो बहुगे भगवानों की बात है जी। यार, मेरे घर में रह के मैंने कभी मेरे पापा को नहीं सुना। मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं, अपनी मौसी के घर जा रही हैं, कहीं किसी रिश्तेदारी के घर में जा रही हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, सिर्फ ये होता था हाँ जी देखो जी मुझे वहां जाना है, तो बच्चे भी चल रहे हैं 3 दिन के लिए, होता अच्छा ठीक है ये रख पैसे होगा। कभी ये नहीं वहां नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। नो बाउंडेशन। नो बाउंडेशन हमने तो अपने घर में नहीं देखी। ठीक है, पापा ने कहीं जाना, मेरी ऑफिशियल मीटिंग है, मम्मी ने कभी नहीं रोका, था ठीक है जी ख्याल रखना है, वो कंसर्न नहीं है। आज के जनरेशन में हाइप हो गया, तो लव का है। प्यार में भी ना एक पागलपन होना चाहिए। पागलपन ये हो जाए कि आप बिखर जाओ, बर्बाद हो जाओ, ठीक है। जब आप वो हिम्मत रखोगे ना बिखरने की, बर्बाद होने की, और वो प्यार सच्चा होगा, तो वो आपको छोड़ के खुद ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप बांध के रखोगे तो पशुओं को भी बांध के रख लो, उनको भी घुटन हो जाएगी, वो भी भागेंगे, नहीं ये तो मेरा प्यार है। बट ऐसा नहीं है, प्यार को बंदिशें नहीं चाहिए। सर आपके प्रोफेशन के अंदर आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि आप भूले ना हो बहुत टाइम तक? बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी एक दो चीज जो मेरी ऑडियंस को आपको लगता है बताना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन बड़ा कमाल का, आप भिन्न भिन्न बंदों से मिलते होंगे, उनको सुनते हो, समझाते हो। मेरे हिसाब से जो एक चीज है जो मेरे दिमाग से नहीं जाती है, वो ये है कि लोग रोते हैं कि जो बच्चे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, पढ़ाई से उनका डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ाई क्या थी? बेसिकली पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो और वो आपको एक नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, फिर आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हो और उससे आप पैसा जनरेट करते हो। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ये है। अब होता क्या है कि हमारी जनरेशन के अंदर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं बेटा तू 99% लिया, कोई बात नहीं, चाहे बच्चा जाए एग्जाम देकर आए रट्टे मार के, और उसके बाद आने के बाद बेटा तुमने क्या किया भूल जाए। पेरेंट्स को ये बात एक्सेप्टेड है। ओ और पेरेंट्स, मेरे मुंह पे, मैं एक टीचर हूँ, मैं काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं जब कहता हूँ मैम आप 99% की गारंटी ले रहे हो, लेकिन वो जो तरीका यूज कर रहा है वो गलत है, वो सिर्फ जा रहा है एग्जाम देकर आ रहा है और आके मैं उससे वही चीज पूछ रहा हूँ भूल जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है सर? देवरानी का लड़का देखो, उसका वहां एडमिशन हो गया, ये हो गया। मैं क्या देवरानी का लड़का, फिर वो स्ट्रेस वाली बात आ गई ना, हाँ 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 हाँ। देवरानी का लड़का, मेरी मेरी भाभी, मेरा ये, मेरी जेठानी, उनके बच्चे देखो, मतलब आउट ऑफ कंपटीशन जी। तो फैमिली के अंदर चल रहे हैं कंपटीशन। बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जिसको बच्चा जब कल को आगे जाके आता है वही उसका फादर उसको चार चपेट लगाता है, तेरे को इतनी सिंपल सी चीज नहीं आती, तुमने सीखने दी। जब वो सीख रहा था तब तुम्हें सिर्फ डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर विद सम नंबर्स चाहिए थे, बट उसने क्या सीखा उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बेटा है 6 साल का, अगर वो 40% लेकर आता है ना, लेकिन वो 40% के 4 सवाल उसको 20 साल बाद भी याद है, मैं खुश हूं। क्योंकि वो 4 सवाल में ना, बहुत सही बात। अगर कहीं पे कोई टॉपिक चल रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, चाहे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, चाहे बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई टॉपिक चल रहा है और उसके सामने टॉपिक आ जाए ना, वो छाती ठोक के बोले अरे ये मैं बताता हूँ ना क्या है, कॉन्फिडेंट तो होगा।
आप 20 टॉपिक कर रहे हो रट गए और कॉन्फिडेंट एक के लिए भी नहीं हो, क्या फायदा ऐसे 99 का। ज्यादातर अच्छा स्कूल वाले, उनको सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड देनी है 99% लाओ ताकि इनका धंधा चले, अगले साल में एडमिशन रोल आउट हो जाए। उनका अपना मतलब सिद्ध हो रहा है, पेरेंट्स का अपना मतलब सिद्ध हो रहा है। बाद में बच्चे बोलते हैं हमने तो BBA MBA करा दी, इसकी तो जॉब ही नहीं लग रही। सीखा क्या? कुछ नहीं। धार्मिक नॉलेज नहीं है, सामाजिक नॉलेज नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स से बात करने का जो एक सलीका होता था वो नहीं है। बच्चे माँ बाप को गाली दे रहे हैं, माँ बाप बच्चों को गाली दे रहे हैं। गाली तो आज की डेट में नए ग्रंथ बन चुका है, BCMC के बिना तो बात होती नहीं। स्लैंग बना लिया लोगों ने बस। तो अब जितना भी ट्रेंड है ठीक है, अब जो चल रहा है आबो हवा में हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा मैं अपने बेटे को साधु बनाऊंगा, मैं लेकिन प्रिपेयर्ड हूँ। मैं घर में तो एनवायरमेंट नहीं दे रहा, मैं गाली नहीं देता हूँ, ठीक है, मेरे घर में एनवायरमेंट नहीं है गाली देने का, लेकिन वो सीख के आएगा, किसी दिन मेरे कानों में पड़ेगी, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो ये चीज है, होगी एक दिन। कोई नहीं, माहौल का फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क है। तो मैं उस दिन इसको पीटूंगा तो नहीं कम से कम, लेकिन मैं इसको समझा दूंगा बेटा देनी अब सीख ही ली है तो इतनी चीज जान लो कि कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी है, किस टाइम देनी है। सही बात देनी है। थोड़ा लड़कियों के सामने मुंह बंद रख लेना, बड़ों के सामने मुंह बंद रख लेना, थोड़ा अस्पतालों में मंदिरों में मुंह बंद रख लेना, बाकी चालू रहो। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से, उन पेरेंट्स से, या फिर अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो? हाँ, एक बहुत अच्छा मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा। हमारे ना हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मिथ है यार, ये ना मुझे बहुत ही चुभता है। वो ये चुभता है हमारे देश के अंदर ना ह्यूमैनिटीज की जो स्ट्रीम है ना, इसको इतना लो ग्रेड मान के क्यों चलते हो? लाइक आप अगर 12th में 11th में आते हो, आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो तो दुनिया बोलेगी यार तुम पढ़े लिखे हो। कॉमर्स लोगे तो ठीक ठाक पढ़े लिखे हो। ह्यूमैनिटीज अगर लेते हो तो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम गवार हो और सारी जिंदगी स्कूल में फेल आते आए हो ना, इसलिए तुम्हें ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स मिली है। ये क्यों है? ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई नहीं होती है, ह्यूमैनिटीज में तुमको नॉलेज नहीं मिल रही है। एक UPSC वाला बंदा जो इतनी मेहनत करके 10 लाख एप्लीकेशंस में एक बंदा IAS निकल रहा है, लिमिटेड उसके ऑप्शंस निकल रहे हैं, IFS निकल रहा है, IPS निकल रहा है, RS निकल रहा है, IAS निकल रहा है, लाखों के बच्चे एप्लीकेशन में देके निकल, वो सारे बच्चा मेहनत क्या पढ़ रहा है? ह्यूमैनिटीज से तो पढ़ रहा है। अब ये बताओ, बीटेक वाला भी जा सकता है, लेकिन जितनी नॉलेज आपको ह्यूमैनिटीज UPSC के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो। मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्ट्रीम को एक ऐसा लो ग्रेड स्टेटमेंट बना के चलते हैं, पढ़ ले नहीं तो तेरे को आर्ट्स ही मिलेगी। यार मिलेगी तो, अगर वो उससे करके वकील बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, लीगल स्टडी, ये सब कहाँ है? ये सब सारा का सारा ह्यूमैनिटीज के अंदर ही तो है। एक अच्छा वकील बन गया, राम जेठमलानी इतने अच्छे वकील है थे, ठीक है, अरुण जेटली पॉलिटिकल लीडर एक बहुत अच्छे वकील रहे, रजत शर्मा, वो भी ह्यूमैनिटीज से थे। सारे लॉ सिस्टम पूरा जो निकलता है, लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज से निकलते हैं। जर्नलिज्म, बरकादत इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसके बाद इतने फेमस हमारे जर्नलिस्ट रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कारगिल की लड़ाइयों में भी लाइव शामिल रहे, या बॉम्बे में अटैक होता है वहां जाकर अपनी जान पे खेल के हम तक न्यूज पहुंचा रहे हैं, ठीक है। BJMC बैचलर इन आर्ट्स इन जर्नलिज्म, तो ह्यूमैनिटीज से ही तो निकल रहा है, ठीक है। हमारी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, बॉलीवुड अगर किसी भी एक्टर को आप ले रहे हो, उसको कैसे लेकर आना है, उसको कैसे एड के अंदर डालना है कि एडवर्टीजमेंट रहेगी, तो एडवर्टीजमेंट का सारा कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटीज से ही तो निकल रहा है। कैसे कह सकते हो आप? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बड़ी अच्छी चीज होगी जो शायद जनता को भी समझ में आएगी। आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है चीनी, ठीक है, एक है चॉकलेट, और एक है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन से क्या बना सकते हो फर्दर, बताओ? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वनीला डाल लेंगे, बस गरम कर लेंगे। हाँ। ये आपकी साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, जिसमें यू डोंट हैव मच ऑप्शंस। आप मेडिकल जाओ, नॉन मेडिकल जाओ, आर्किटेक्ट बन जाओ, दैट्स इट। वो गुलाब जामुन है। चॉकलेट में जब आप आते हो क्या बना लोगे? मेल्ट कर लिया, उसमें कुछ डाल दिया, एक 2-4 ऑप्शन बन गए, आइसक्रीम बन गई, पुडिंग बन गई, केक्स बन गए, ठीक है, ये बन गया, ये कॉमर्स की स्ट्रीम हो गई जी, ठीक है। अब आती है चीनी। चीनी को आप कहाँ नहीं डाल सकते? मल्टीपल ऑप्शन। गुजराती लोग तो दालों में भी डाल देते हैं, हाँ, खाने में भी डल जाती है, शाही पनीर में भी चीनी डलता है जी, तब जाके उसका मीठा मीठा टेस्ट आता है। तो आप ये समझो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एक चीनी है। ह्यूमैनिटीज वाला मैनेजमेंट में जा सकता है, ह्यूमैनिटीज वाला नर्स बन सकता है, ये लोगों को नहीं पता होगा। ह्यूमैनिटीज वाला बंदा जो है नर्स बन सकता है। जब अगर एक ह्यूमैनिटीज का 12th आर्ट्स का पढ़ा हुआ बंदा ANM और GNM का कोर्स ले ले और वो अपनी इच्छा जाहिर करे, नहीं मुझे आज नर्स बनना है, वो ANM और GNM 12 बेसिस पे करके
ठीक है, वो नर्स में जा सकता है तो मेडिकल में स्विच ओवर कर रहा है वो। ओह, ये लोगों को नहीं पता। मैनेजमेंट में, कॉमर्स की स्ट्रीम में वो आ सकता है। वेरी नाइस। Lord. यानी कि ह्यूमैनिटी वाला बंदा जिसको लोग कम आंकते हैं वो कम नहीं है। वो कम नहीं है। मेरे ख्याल से जितने बैक बेंचर ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं वो जितने सक्सेसफुल रेशियो में है, मेरे हिसाब से साइंस वाला रेशियो उतना या कॉमर्स वाला कंपैरेटिवली कम ही होगा। आप रहे हैं बैक बेंचर? मैंने दोनों, हाँ, मैं बहुत बड़ा बैक बेंचर रहा हूँ। आल्सो तो बैक ये चीज बेंचर। है। सर, अभी खत्म करने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि 2024 के इलेक्शंस को आप कैसे देख रहे हो, कि क्या होने वाला आपके अकॉर्डिंग? आप खुश हो जो अभी चल रहा है, या फिर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे के पॉलिटिक्स के देखिए, इन सबको अगर लेकर? लोग अक्सर क्या कहते हैं, अगर मैं मोदी की तारीफ करूंगा, वो मोदी भक्त है, ये भी भक्त निकला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मेरी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो बेस्ड होती है एक्शंस के ऊपर। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर जनरली इलेक्शंस के अलावा, दिल्ली में केजरीवाल इज डूइंग हिज बेस्ट। जी। जो उन्होंने किया अच्छा किया और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। दिल्ली के अंदर मैं बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरी जहां तक सोच है। ये केजरीवाल जो है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम कंट्री लेवल की बात करें, वहां पे केजरीवाल वो नहीं कर सकते जो मोदी कर सकते हैं या अमित शाह कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक एनवायरनमेंट और हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो जब उस खिलाड़ी को वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना, और वो अपने आप को वहाँ पे प्रूव करते हैं, आपके दिमाग में किसी और की छवि नहीं आती है। और वही मोदी ने जब 370 जैसी बड़ी चीज कर दी, ठीक है, और वंदे भारत जैसी ट्रेन चला दी, ठीक है, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज के अलावा दिल्ली मुंबई हाईवे चला दिया नितिन गडकरी ने, और कितने बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बना दिए, ठीक है। तो मे बी दुनिया पता नहीं किस लहजे से देखती है, लेकिन मैं कभी मोदी को ऐसे नहीं देखता हूँ कि भाई नहीं क्योंकि हिंदुत्व है, नहीं। आई आई टॉक अबाउट द फैक्ट्स। ये फैक्चुअल आप देखो ना, आज आप कहते हो हमारा पेट्रोल महंगा है, चलो माना महंगा है, महंगाई थोड़ी है, लेकिन आप ये चीज साथ साथ देखो, हमारा देश आज ग्लोबल इकोनॉमी में तीसरे चौथे नंबर पे है। हम बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हमारे सामने कभी पावरफुल हुआ करती थी, हम रशिया से ऊपर आ गए, पाकिस्तान से तो कहीं ऊपर है, इंग्लैंड की इकोनॉमी से ऊपर है, कहीं ऐसी वेस्टर्न इकोनॉमी से कहीं ऊपर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। न्यूक्लियर पावर हम है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी दूसरे नंबर पे हमारे पास है, सबसे पहले चाइना और यूएस की है, फिर दूसरी यूएस की भी मिलिट्री पावर ज्यादा है, मैन पावर चाइना के बाद हमारी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज ड्रोन ले लो या कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, हमारे पास है। 15 प्रो इंडिया में बना है। अब आप तो एक एप्पल जैसी बड़ी कंपनी चाइना से कॉन्ट्रैक्ट खींच के अगर इंडिया में दे रही है, और 15 प्रो इंडिया में बना, ठीक है, चाहे रिव्यूज पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, इट डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है इंडिया में चीज आई है ना, इतना $1 बिलियन बिजनेस अगर इंडिया में चल रहा है, कुछ तो होगा। तो वो जो गोल्डन बर्ड कहलाने वाला जो एक पक्षी है ना, वो आज फिर से पर प्रसार रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाली जनरेशन अगर कम से कम 20 साल इंडिया में बैठ जाए ना, तो अमेरिकन, कैनेडियंस, यूरोपियन ये तरसेंगे इंडिया के वीजा के लिए। ओ, ये होने वाला है, वहां के लोग भेजेंगे इंडिया में। अब आप देखो अफ्रीकन कितने इंडिया में आ गए, इंडिया में आपको अफ्रीकन दिखने शुरू हो गए, हाँ, कॉमन सा हो गया। कॉमन सा आ गया। अब हमारा तिलक नगर के पीछे वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, कितना जगह पे आपको ब्लैक फैमिलीज दिखती हैं, हाँ। नीग्रो फैमिलीज दिखती हैं। क्यों दिख रही हैं? उनको भी ये कुछ दिख रहा है, राइट। मैं BLK हॉस्पिटल, जैसे मैंने मदर का बताया, वहां पे गए, वहां पे बहुत सारे जो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, ऐसे जो मुस्लिम नेशंस के जो लोग हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए आज इंडिया आ रहे हैं। जी, क्योंकि जी। जो ट्रीटमेंट 15-20 लाख रुपए का अमेरिका कनाडा में हुआ, वो 5-8 लाख रुपए में इंडिया आपको दे रहा है, विद सेम फैसिलिटी, विद सेम टेक्निक्स। प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा देश जिस तरीके से राइज कर रहा है, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर डूइंग दैट पीस ऑफ बिट, ठीक है। आई वुड नॉट कॉल इट अ बिट, बट क्योंकि बहुत सारा किया, बिट तो बहुत छोटा वर्ड हो गया। तो अगर हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करें, यस दे आर डूइंग देयर जॉब। स्टेट लेवल पे केजरीवाल है और नेशनल लेवल पे मोदी है। सो मोदी का ही अभी तक, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटिव में कोई फेस ही नहीं आता दिमाग में। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने लगा था कि वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग फेस भी नहीं है जो मोदी को बीट कर सके फिलहाल के लिए। है कि हाँ, लाइक कौन है? अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक बंदा है, लेकिन कांग्रेस उसको अगर थोड़ा सा कहते हैं ना अपलिफ्ट करके थोड़ा सा पुश दे दे, मिस्टर या गांधी? वो बंदा, हाँ, मिस्टर गांधी? नहीं नहीं, नॉट मिस्टर गांधी, शशि थरूर। हम्म। ये वो बंदा है जो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा है,
कांग्रेस जो कई राज्यों से अपना एक गुडविल खत्म कर चुकी है, पॉलिटिकल इसका एक एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे शैटर होता जा रहा है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं है, ठीक है, शशि थरूर जी के पास, लेकिन फिर भी वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इंग्लैंड की गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, भाई तुम तो हमको लूट के लेकर गए और हमारा कोहिनूर डायमंड भी वापस करो। भाई वो बंदा चैलेंज कर रहा है जो सरकार में नहीं है और जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है वो भी शैटर कर रही है, फिर भी दैट पर्सन हैव दैट गट्स टू चैलेंज द ब्रिटेन टू गिव आवर वैल्यूएबल्स बैक। भाई वो मोदी नहीं कर पाएंगे, उनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने हैं, वो बंधे पड़े हैं जिम्मेदारी से, वो मोदी नहीं कर पाएंगे। इस बंदे ने कर दिया, लेकर आओ इसको एक बार पॉलिटिकल चैलेंज में, नया चेहरा बना के इनको। अगर राहुल गांधी जी की जगह इन्होंने, कांग्रेस ने एक बार भी शशि थरूर को अगर लेकर आ जाए नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए, मैं कह रहा हूं कम से कम 50% कमर टूट जाएगी बीजेपी की। इतना स्ट्रांग बंदा है, इतना सही बंदा है ये। बट कहते हैं ना सही बंदा, क्योंकि आप एक फैमिली सक्सेशन के ऊपर तो चल रहे हो। नहीं, हम मतलब राइट स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू, फिर उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर आगे पोता, ये ठीक है, आप इस तरीके से चल रहे हो, ठीक है। आप सक्सेशन में इतने लोग आते हैं, टैलेंटेड लोग आते हैं, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे हो। तो आप फैमिली सक्सेशन में चलोगे, यही दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जहां पे राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज। उनके फेलियर्स बहुत ज्यादा हैं। फेलियर्स बहुत ज्यादा है। अब वो पदयात्रा पे जा रहे हैं, पदयात्रा पे जाए, पहले उनका मोटिव क्या था? आपने पूरे दुनिया को मोटिव बताया, मेरा मोटिव क्या पदयात्रा पे जाने के लिए? भाई दुनिया देखो, सड़क पे तो लेबर भी चल रही है, ठीक है, दुनिया ये गरीब है। So if you're doing something, you're representing yourself as a Congress person, ठीक है, and you're visiting people, what's your motive behind? आप दुनिया को बताओ तो सही, मैं परखने जा रहा हूँ देश को। गांधी जी चले थे पूरे देश के अंदर, वो परखने चले थे कि मुझे इस देश को अगर अंग्रेजों से लड़वाना है। But that time he has one reason. हाँ, वो चले थे, दांडी मार्च करी थी, मैं नमक निकालने जा रहा हूँ। चले थे ना, दुनिया पीछे आई थी कि नमक एक कमोडिटी है, अंग्रेजों ने उस पर भी पैसा कमाया, मैं वो खत्म करने जा रहा हूँ। He had that vision। भाई आप जा रहे हो, का विजन क्या है? पब्लिसाइड तो करो, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया आपको देख रही है, विजन ही नहीं है, विजनलेस वॉक कर रहे हो यार। विजनलेस वॉक आप अब रात को 12 बजे के बाद ठेके के बाहर खड़े होकर देखो कितने लोग विजन के बिना वॉक करते हैं। विजन है, आज पैग मारना है, पैग मारने और घर जाना, बीवी मारेगी, तो यू डोंट हैव दैट विजन। अच्छा, आपने पब्लिकली ये दिखा दिया, राहुल गांधी ने, कि लोगों के घर में मैं खाना खा रहा हूँ, वो घर कितना गरीब है। तो भाई घर गरीब क्यों है ये भी तो बता, लोगों को बताना। मैंने इनकी गरीबी देखी, खत्म कैसे करूंगा? आपने बताया मैंने इतने लोगों के घर में गया, ये बंदे का प्रोफेशन ये था, इस प्रोफेशन में इसको ये चैलेंजेस आए और इसलिए इसकी 4 फादर जनरेशन गरीबी रह गई। तुमने क्या किया? तुमने जो गरीबों के लिए काम किया ना, वो बीजेपी इसको खत्म नहीं कर रही है। वो था MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? 100 दिन तक रोजगार देंगे गरीबों को। मतलब तुमने एक लॉलीपॉप पकड़ा रखा है। बीजेपी ने तो चैलेंज दे दिया था, हम तो खत्म ही नहीं करेंगे इस चीज को, क्योंकि वो सौगात है जिसमें तुमने जो गरीबी को एक प्लेटफॉर्म दिया है, गरीबों को गरीबी छोड़ने का, और तुमने उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया। हम तो ये तुम्हारा लॉलीपॉप जिंदा रखेंगे दिखाने के लिए कि कांग्रेस ने दिया था। तो वो खत्म ही नहीं कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग बेसिकली? आप एक पढ़े लिखे होते हो राहुल गांधी, आप 20 स्कूल्स में जाते हो, बाहर जाके लोगों से मिलते हो, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, बहुत अच्छे स्विमर हो, आप वर्कआउट में इतने अच्छे हो, यार इसका मतलब दिमाग की कोई कमी नहीं है। पर्सनली मैं बताऊं, बंदा इंटेलिजेंट है, जिस घर से आता है, ठीक है, DNA के अंदर इंटेलिजेंस छलक रहा है। बट खाली ये नहीं होता ना, इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ठीक है, PM मोदी जब आए पावर में, वो 3 टर्म अपना एज ए चीफ मिनिस्टर रहकर आए। यार आपको चाहिए था, आप पहले एक बार कांग्रेस के नाते दिल्ली या किसी एक स्टेट के आप CM तो बनकर आते, पहले छोटे लेवल पे सरकार चला के तो देखो लीडरशिप होती क्या है। योगी आदित्यनाथ को आज यूपी में डाला है, 3 टर्म के बाद ये प्राइम मिनिस्टरशिप में आएंगे, जो कि आएंगे, तो वहां पे उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग चल रही है ना, और है छोटा चलाओ फिर तुम्हें बड़ा देंगे, है ना। मोदी जी के साथ भी यही किया, छोटा चलाओ, गुजरात चलाओ, फिर तुम्हें देश देंगे। केजरीवाल क्या कर रहा है? दिल्ली चलाया, पंजाब चला रहा है, फिर आएगा वो इंटरनेशनल पे। अटेम्प्ट किया था ना केजरीवाल ने भी एज अ PM के लिए, रिजेक्ट हो गया। क्यों? सेम वही प्लेटफॉर्म का। लेकिन केजरीवाल पढ़ा लिखा है, उसको सिस्टम का पता है, तो उसने पहले दिल्ली से खेला, दिल्ली को समझा, वहां पे पॉलिटिक्स समझी, पंजाब की समझी, अब जब ऐसे और स्टेट्स की समझ के अब मैं आऊंगा नेशनल लेवल पे। तो देर इज ए चैनलाइज थिंग। यार हमें दूर बैठे बैठे समझ में आ रहा है, मेरे बाप दादा कोई खानदान में पॉलिटिक्स से नहीं है, हम तो सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग, चीजें, न्यूज, इससे हम चल रहे हैं। तुमने तो क्या नहीं देखा होगा भाई। और
आपके इंटरव्यूज में जब भी कोई बात होती है, ठीक है, मेरी दादी मर गई, मेरा बाप मर गया, ये भाई लोगों को सिंपैथी नहीं चाहिए। गरीब आदमी है, उनको मसीहा चाहिए। हमें तेरी दादी मर गई, तेरा ये हो, भाई सबकी दुनिया में लोग मरते हैं, तुम्हारा तो एक मरा, बॉम्ब ब्लास्ट में हजारों जाते हैं, दंगों में लाखों जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई रोता नहीं है। मोदी कभी नहीं रोए बैठ के, मेरे घर में ये था, ऐसा वैसा वो, कोई कभी रो के अपनी पॉलिटिक्स नहीं चलती है। पॉलिटिक्स, व्हाट स्ट्रेंथ दैट यू हैव, आप अगर खड़े हो ना, जैसे अगर मैं हूं, मैं बोलूंगा यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे हूँ, तो बंदा काम करेगा, चल मेरे पीछे कोई है देखने के लिए। चलिए सर, टॉपिक्स तो बहुत सारे भी पेंडिंग है मेरे हिसाब से, तो एक और एपिसोड हमारे को करना पड़ेगा। बिल्कुल मिलेंगे। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करें। बिल्कुल। थैंक यू गाइस, होप आपको मजा आया होगा सुन के, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें पता चली, फैक्ट्स पता चले, सुपर नेचुरल चीजें पता चली, एक्सपीरियंस पता लगे कि वो हर किसी बंदे के साथ बैठ के आप नहीं कर सकते। बट मुझे बहुत मजा आया, लेकिन इतने सारे फैक्ट्स और टॉपिक्स अभी पेंडिंग है कि सर को दोबारा मैं इन्वाइट करूंगा। सर के पास जब टाइम होगा सर जरूर आएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद, मिलते हैं इस चैनल पे, तुम्हारा चैनल है, बैठ के बात करेंगे यूसीएस में। लव यू ऑल, बाय।